आपको याद है जब हमारे स्कूल के अंदर शूटिंग हुई थी कॉलेज के अंदर? हाँ, वो दूसरे कॉलेज के लड़के आए थे। मार्केटिंग में कैसे आए? अ क्लाइंट रीच आउट टू मी, उन्होंने एआई का काम करवाना था। फ्रीलांसिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज़ टू अर्न। तो इसने मुझे कहा कि आई एम ओनली हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर एज। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज चैट जीपीटी रैपर्स? जब मैंने उनके फिगर्स देखे, उनके लास्ट ईयर के रेवेन्यूज देखे, वो सब कुछ देखना, वाज लाइक भाई दिस इज़ वेरी बिग। ओके, 3, 2, 1 लेट्स गो। फाइनली है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मुबीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। यार न्यू हेयर कट, खैर है? क्वाइट सम टाइम अब मैंने बाल छोटे रखना शुरू कर दिए हैं। सही है, सही है। यार वो मैंने आपकी इमेज देखी थी इंस्टाग्राम पे, उस पे आपने कैचर लगाया हुआ था। हाँ, वीडियो थी जब बाल बड़े थे ना तो वो हैवी लग रहा था पीछे यार। लगा देता हूँ, सही लग रहे थे वो। लेकिन वो टाइम आता जाता रहता है, सर्दियों में मैं बड़े कर देता हूँ, फिर गर्मी में वैसे ही जरा सही chill। सही। अच्छा, हम सीधा शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन तो हो जाए यार। ओके, दिस इज माय कॉलेज फ्रेंड दानियाल जमील एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये भाई में कई कामों में टांग अड़ाए हुए हैं, ऐसे ही है। तो यार ज़्यादा कहते हैं टेक्निकली नहीं, मैं सिर्फ एक अल्लाह का बंदा हूँ। एक अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स हैप्पी जो भी मेरे आसपास हैं। हाँ, बाय प्रोफेशन हम डेवलपर टर्न मार्केटर विद अ कपल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत चीज़ें हमने ट्राई की हैं, बट देन अगेन सब अल्लाह का शुक्र। ग्रेट यार, ग्रेट। तो कहाँ से स्टार्ट करें? फाइनली फर्स्ट पॉडकास्ट है, हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। अब पता नहीं क्या बनेगा। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा यार, मेरे ख्याल हम पहले कॉलेज में क्लास में मिले थे। किप्स में मिले थे कि एस्पायर में मिले थे? हम इस किप्स में मिले हों न मिले हों, एस्पायर में सही दोस्ती हुई थी। हाँ, जब दोस्ती तो बाकी फ्रेंड्स थे। हाँ, फॉर कॉन्टेक्स्ट, एस्पायर में हम कॉलेज में थे साथ, और किप्स में हम इवनिंग में जाते थे। तो मेरे ख्याल हम जानते थे एक दूसरे को। फर्स्ट ईयर में मेरा कॉलेज में सेक्शन और था ना, तो मेरे लेकिन B section था। किप्स में जो सेक्शन था ना वो एक ही था। लेकिन तब सलाम दुआई थी। बाद में जब कॉलेज का सेक्शन एक हुआ और किप्स का भी हमारा एक ही था, तब मज़ा आया। अच्छी बात है। किप्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार किप्स का अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड से कि क्लास 11 में जो मैं थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव था पढ़ाई में, वो सिर्फ किप्स की वजह से था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, आपको याद होगा अनस, अब्दुल मोईद, उमर और वो बाकी सारे, तो ये सारे पढ़ाई में काफ़ी सही थे। तो क्लास 11 में जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ गया था वो इनकी वजह से पढ़ा। सही किप्स का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। सही सही सही। यार मेरा थोड़ा सा एक इस पे ओपिनियन है। किप्स अगर बंदा करे ना इवनिंग में, तो उसे एट द एंड ऑफ ईयर ज्वाइन करना चाहिए, शुरू में नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि शुरू में आप कॉलेज का भी सिलेबस पढ़ रहे हैं और साथ आप किप्स का भी कर रहे हैं। किप्स का अलग है, कॉलेज का अलग है, तो वो बंदा थोड़ा डबल माइंडेड हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट्स से कॉलेज का अगर 80 to 90% कंप्लीट हो गया सिलेबस, तब अगर आप किप्स ज्वाइन करें ना इवनिंग में, तो उनकी जो वो टेस्ट लेते हैं और उनकी जो चेकिंग वगैरह वो अच्छी है, उससे बंदे को फ़ायदा होता है। आई एग्री, लेकिन आज से कि अगर एक बंदे के पास सेल्फ कंट्रोल है ना बहुत ज़्यादा, तो वो फिर हाँ रिलाई कर सकता है कि यार ठीक है, मैं कॉलेज का पढ़ के आराम से टेस्ट सेशन में बैठ जाऊँगा। तो भाई सेल्फ कंट्रोल कहाँ से लाए? ये देखो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रेड 11 मेरा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी, तो मैं ज़्यादातर किप्स कॉलेज से आगे ही होता था किप्स की वजह से, इसमें काफ़ी पढ़ता था। ग्रेड 12 के अंदर मुझे पबजी का शौक पड़ गया। अच्छा। तो मैंने घर ऑब्वियसली कहा कि नहीं यार, मुझे अपना किप्स की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई इज़ मोर देन इनफ और काम हो जाएगा। वो इन द बैक एंड ये था कि मुझे टाइम मिल जाता था गेमिंग का। लेकिन 11th में क्या, 11th में मेरे मार्क्स आए थे 395 आउट ऑफ आई थिंक 520 आए थे, तो क्लोज टू 400। और ग्रेड 12 में सारा कुछ मिला के इवन विद द प्रैक्टिकल्स आई थिंक मैंने मैक्सिमम 300 हिट किया था। तो
बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है और आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हो सारा पढ़ाई को किप्स के बगैर, तो ऐसे कि आप ना करो। लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि मेरे आसपास हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, आई से कि भाई शुरू से ही किप्स करो, यहाँ अकेडमी करो, ज़रा प्रेशर रहते आप पढ़ते रहते हो। सही सही सही। अच्छा यार, मैंने पहले बताया था कि यार पॉडकास्ट पे मैं बात करूँगा। एक रीज़न है जिसकी वजह से आप पहले गेस्ट हैं। वो रीज़न ये है कि भाई तुमने ही मुझे यूट्यूब पे लगाया था। तो मुझे स्टोरी अच्छी तरह से याद है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास इंटर में मोबाइल नहीं था पर्सनल, ठीक है, मैं घर वाला यूज़ करता था, ठीक है। पढ़ाकू बंदा था इंटर में, ठीक है। और मेरे ख्याल एट द एंड ऑफ 12th क्लास हम पेपर्स की तैयारी करने के तुम्हारे घर इकट्ठे हुए थे, याद है कि नहीं यार? मे बी मुझे याद नहीं इतना। अच्छा, हम इकट्ठे हुए तो तुमने मुझे जुनेजो की वीडियो दिखाई। मेरे ख्याल वो थी जुनेजो गाइड टू नारायण, वो वाली वीडियो। वो हैवी है यार, आज भी वो वीडियो देखो ना, वो वाइब हैवी, बहुत ज़्यादा। तो वो वीडियो की वजह से ना मैं हुक हो गया। और फिर तुमने एक्सप्लेन किया, मुझे तो ये भी नहीं था पता कि यार यूट्यूबर्स व्लॉगर्स कोई चीज़ का नाम होता है, क्योंकि मोबाइल नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, पढ़ने वाला था शाम से मतलब कि कॉलेज से बाद किप्स पे मेरे ख्याल हम 8 बजे आते थे, रात के 8 बजे। हाँ, 7-8 बजे थे। हाँ, तो रात के 8 बजे आके थोड़ा रिवाइज कर लिया, खाना वगैरह खाया और फिर सो गए। लेकिन वो वीडियो जब देखी तो मुझे पता लगा यार ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। और आई लव दिस आइडिया कि आप घूम फिर रहे हैं और साथ आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ आपकी अर्निंग भी हो रही है। और दिस इज़ नॉट अ जॉब एज वेल, क्योंकि आई ऑलवेज हेटेड जॉब, आई डोंट नो फॉर सम पीपल। व्हाट अबाउट यू? यार विल डाइव मोर इनटू दिस। जब कैरियर की बात करेंगे ना तो फिर देखेंगे कि बेसिकली आफ्टर माय फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, मैंने उसके बाद ना आज तक कहीं अप्लाई नहीं किया। मैंने उससे पहले अप्लाई किया था 3-4 जगह के ऊपर, लेकिन वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वाज सो शिटी और साथ एक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कर्म भी था, अम्मी अबू की दुआएं थी, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि होता ना कि ज़रा कॉर्पोरेट सेक्टर में वापस जाने की। लेकिन उसको हम ज़रा हिट अपॉन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में था या कुवैत में? पाकिस्तान में था। हाँ, अच्छा, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि आप कुवैत से हैं। अच्छा, यू वाज बोर्न इन कुवैत? मुझे आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। अच्छा, एंड ग्रेड 1 से पहले UKG के अंदर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था कुवैत। अच्छा अच्छा, सही। और दोबारा पाकिस्तान में आया था ग्रेड 10 ख़त्म करने के बाद FSC गेट में। अच्छा, मतलब कि कॉलेज में डायरेक्ट कुवैत? कॉलेज पाकिस्तान में वापस आया था, ऐसे है। और अरबी कैसी है भाई आपकी? कैफा हालुक हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज़ैन शो कहते हैं। स्टोरी बहुत आती है यार, यहाँ पे इतना अरबियों के साथ इंट्रैक्शंस नहीं है। पहले थोड़े बहुत थे तो थोड़ा चमा आदा और कैफा हालुक थोड़ा बहुत उनको पता है, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। आहिस्ता और कब बेहतर होगी भाई? अभी आजकल निकलना इतना ज़्यादा होता नहीं है यहाँ पे कुवैत में, GCC के अंदर ओवरऑल ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में थोड़ा बहुत है कि आप ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, आप काम से काम ही सिर्फ करो ना अगर, तो फिर भी ज़िंदगी बड़ी औखी रहती है। ऐसे अपना मेरे ख्याल वहाँ नाइट कल्चर है ज़्यादा, लोग रात को ही निकलते हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम पे, मतलब शायद आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी कि यहाँ पे जून जुलाई के अंदर दरख्तों को आग लग जाती हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर होता है कि यार आप अपनी गाड़ी के टैंक्स फुल ना करवाओ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तरीका है तो मतलब रात का ही है यहाँ पे। हाँ, सर्दियों में आप ऑब्वियसली सुबह के टाइम पे जा सकते हो, थोड़ा बहुत आपको मज़ा आता है सनस्क्रीन का, सनलाइट का, लेकिन गर्मियों में आप दूर ही रहते। सही। और आजकल कैसा वेदर हुआ है? आजकल काफ़ी फरवरी में है। आजकल बहुत बेहतर है, काफ़ी हवाएं वगैरह चल रही हैं, मौसम काफ़ी बेहतर होता है, हर वीकेंड के ऊपर बंदा जा सकता है, ओवरऑल भी घूम सकता है काफ़ी। अच्छा, पंखा वगैरह तो नहीं चलाना पड़ता?
यहाँ पे ज़्यादातर घरों में पंखे होते ही नहीं है, सिर्फ एसी ही होते हैं। सही। तो आजकल चलाना पड़ रहा है वो कि नहीं? आजकल ऐसा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हीटर चलाते हो, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खिड़की खोल लो अच्छा, तो हीटर वो देगा। सही। अच्छा, मैं सुन रहा था एक दोस्त है वो जनवरी में दुबई से आए, तो मैंने उनसे पूछा यार क्या वेदर वहाँ का कैसा है, तो वो कह रहे थे भाई भी हम पंखा चला के सोते हैं नाइस। दुबई में जो जनवरी में। अब पता नहीं कहते को उससे ज़्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है यहाँ रहते हैं। दुबई रिलेटिवली ना हबस बहुत ज़्यादा है फॉर सम रीज़न। आई थिंक वो ज़रा सी के आस पास उस तरफ बिल्कुल एक कोने ना, तो लेकिन वहाँ पे हबस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी मे भी इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। सही सही सही। ठीक हो गया। अच्छा यार, मेरा जो है ना, मैंने CS किया, आपने CS किया ना? ये मैंने इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल, सही। बट आई थिंक यू वांटेड टू डू CS, राइट? मेरा शौक था उस टाइम पे CS के अंदर, लेकिन ड्यू टू ऑब्वियसली मार्क्स वगैरह मेरा एडमिशन नहीं हो सका CS के अंदर। अच्छा अच्छा। और मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा तो इंटरेस्ट स्कूल के टाइम से ही था CS में। मैं जो गेम खेलता था वो यार एक क्यूरियोसिटी होती थी, ये बन कैसे रही है, कि फ़ोटोशॉप मैं यूज़ करता था शुरू से ही ना। वो मेरे पुरानी फेसबुक पे जाके तस्वीरें देखोगे ना, वो मैं हवा में वो पीछे बैकग्राउंड चेंज हुआ वो टाइम सब पे आता है यार। यार क्रिंजी थी वो, मैं हवा में और पीछे कोई और बैकग्राउंड है और पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं ये ट्राई करता था, और एक क्यूरियोसिटी थी कि यार बनते कैसे हैं, मैं कैसे बना सकता हूँ। और एक्चुअली मेरी सिस्टर ना उस टाइम पे BSID कर रही थी, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। वो कहते थे भाई मेरा सिर रखाओ, तुम्हारी मेहरबानी, जब तुम्हारा टाइम आएगा सब तो देखना। ये सब था। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जब तुम थे तो तभी भी ज़्यादा CS को ही कवर किया, मतलब कि मैंने ना रिएक्ट सीखा, दूसरी चीज़ें, तो तुमने भी ऐसे ही किया कि इलेक्ट्रिक के भी पे भी फोकस रखा, CS पे भी, क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल के अंदर ना आपकी हाफ डिग्री जो होती है, फर्स्ट हाफ, वो आपका बेसिकली CS के काफ़ी इक्विवेलेंट होता है। कि अगर CS के अंदर 5 कोर्सेज हैं ना कंप्यूटर्स के मुताबिक, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 होते हैं। तो बहुत थोड़ा सा वो एम्फोसिस रखते हैं पावर के ऊपर, या जो बाकी सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर जो आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सेकेंड ईयर के अंदर आपको, सेकेंड ईयर के एंड पे आपको ना वो ऑप्शन देते हैं टू चूज़ योर स्पेशलाइजेशन। उसमें फिर आप पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आप कंप्यूटर में से चूज़ कर सकते हैं। वहाँ मैंने कंप्यूटर से चूज़ किया था, तो मेरी जो डिग्री के ऊपर अभी लिखा हुआ है दैट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और पढ़ाई के दौरान ही मैंने बेसिकली अपना ये जो था एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, और उसमें सारा कुछ आता है, उसमें React.js, उसमें वेब डेवलपमेंट, AI वगैरह, वो सारा कुछ उसी में मैं एक्सप्लोर करता रहा था। अभी है यार। अच्छा, आपने फास्ट से किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट? तो लाहौर वाले कैंपस से किया था? हाँ जी। लाहौर से। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्टडिंग इन फास्ट? वाज गुड। अच्छा, आप कोई सर्टन क्वेश्चंस करो तो मैं फिर उस पर जज करेंगे, लेकिन ओवरऑल ठीक है, डिग्री मिल गई है, उन्होंने फेल नहीं किया। सही। नहीं, एक्सपीरियंस के बारे में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपको एक्सपोजर कैसा मिला उस यूनिवर्सिटी में एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं अपने UET की बात करूँ ना, तो इट वाज जस्ट, मेरे हिसाब से, मेरा तो कैंपस भी ये गुजरावाला रचना कैंपस था, मेन कैंपस भी नहीं था। तो इट वाज जस्ट टीचर आते थे अपनी ड्यूटी पूरी करने, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, लाइक मोस्ट ऑफ देम। ये रहा मेरे टीचर मुझे मैसेज कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो। आई एम स्टिल क्लोज विद सम ऑफ माई टीचर्स, दे वर गुड। लेकिन वो क्या है कि ड्यूटी उन्होंने करने आना है, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ना कोई कुछ कहने वाला है उन्हें, ना कोई सीन है इस तरह का, उन्होंने लेक्चर देना है तो उन्होंने चले जाना, ठीक है। और कोई इवेंट्स बहुत कम हो रहे हैं,
कोलैबोरेशन, ये चीज़ें, कोई कोई सेमिनार्स वगैरह बहुत कम, ऑलमोस्ट नथिंग। लाइक ठीक है। 4 साल में हमारा सिर्फ एक ट्रिप आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी गया है, एक था या 2 था मेरे ख्याल, अभी मुझे एक ही याद आ रहा है। तो आउटसाइड आपका ऑफ क्या? यूनिवर्सिटी, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी कंट्री के अंदर या आउटसाइड अब्रॉड? ओ नहीं भाई, कंट्री के अंदर। मैं तो कह रहा बात, अब यूनिवर्सिटी से बाहर ले गए वो शुक्रिया। कंट्री के बाहर यार जो आप कह रहे हो ना कि यूईटी जो आपने भी बेस किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है कि वो गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट टीचर्स आए, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया एंड देन उस तरह चले गए। प्राइवेट सेक्टर अनलेस कि वो यूनिवर्सिटी का क्रीम होना, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली गवर्नमेंट के टीचर्स कोई मार पिटाई वाला हिसाब करें, वो प्राइवेट में एटलीस्ट मैंने अब तक नहीं देखा। हमारे साथ बेसिकली हुआ ये था कि फास्ट वॉज वेरी टर्न ऑन फॉर CS, और इलेक्ट्रिकल के अंदर ना उनका इतना ध्यान नहीं था। तो आई विविडली रिमेंबर कि हमारी एक टीचर थी, फीमेल टीचर थी, और उन्होंने हमें आई थिंक 6 सेमेस्टर्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट रिस्पेक्टिव्स, वो जो होते हैं ना रिस्पेक्ट्स के कोर्सेज करवाए थे। वही मैम आ रही हैं प्रोग्रामिंग करवाने, वही मैम आ रही हैं आर्ट ड्राइंग करवाने, वही मैम फिर बाद में सर्किट्स भी पढ़ा रही हैं, वही मैम आके हमें मैथ्स भी पढ़ा रही हैं। और हर एक के अंदर वो बेचारी सिर्फ स्लाइड्स खोलती थी, वो रीड आउट करती थी और कहती थी कि भाई आपको पता है आपने क्या करना है, गुड बाय। तो देयर वर गुड टीचर्स, कुछ टीचर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे, जो कि कुछ ने PhD किया हुआ था, कुछ नहीं बैचलर्स वाले भी, जिस कुछ प्रोफेसर्स थे हमारे जो कि नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, तो उनसे पढ़ने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता था, उनको पता था कि वो क्या पढ़ा रहे। बट देन ऑब्वियसली देयर आर सम कल्प्रिट्स, और ये आई थिंक सिस्टम का इशू है। तो अप एंड डाउन उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था। अबाउट जो एक्सपोजर की आप बात कर रहे थे ना, इस चीज़ को मैंने काफ़ी लैक किया है अपने बैचलर्स के दरमियान, कि यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के बाद मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा ही नहीं। वेदर देवर सम सेमिनार्स, वहाँ पे सॉफ्टटेक के इवेंट्स होते हैं, ACA के इवेंट्स होते हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, फास्ट बिजनेस को, ये सारी सोसाइटीज़ वगैरह थी, वो सारी ऑलमोस्ट हर 3 महीने में 1 या 2 आपके उनके बड़े वो फुल डे के ना इवेंट्स होते थे। तो फर्स्ट ईयर मैंने काफ़ी इनमें पार्ट लिया, मैंने कोलैबोरेशन मतलब मैं थोड़ा बहुत इनमें काम भी किया, सॉफ्टटेक के अंदर मैंने काम किया था, AC के अंदर काम किया था, बिजनेस स्कूल के अंदर काम किया था मैंने, फास्ट बिजनेस सोसाइटी में। लेकिन क्विकली आई रियलाइज्ड कि इट्स द जॉब्स वर नथिंग मोर देन व्हाट अ VA डज। इसका मतलब है कि आपने लिंक्डइन पे जाना है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन अपकमिंग प्रोजेक्ट, दिस इज़ एन अपकमिंग इवेंट, आप प्लीज़ इसमें शिरकत करें। तो वो ना मेरी लर्निंग हो रही थी, ना मैं सही लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। तो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, और फिर मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया। लेकिन फास्ट में इवेंट्स होते ज़रूर थे। आई रिमेंबर एंग्रो के CEO आए थे, इस तरह के CEOs काफ़ी जो रिलेटिवली बड़ी कंपनीज़ के हैं वो आते रहते हैं अपने टॉक्स देने। जॉब फेयर हुआ था हमारा एट द एंड ऑफ बैचलर्स, उसमें मुझे याद है कि काफ़ी कंपनीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ थी बल्कि, मतलब पूरा कैंपस हमारा भरा हुआ था। तो आई बिलीव कि इफ़ देयर इज़ समवन जिसको शौक हो कनेक्शंस का और इस तरह काम करने का, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम सोशल वर्क कहेंगे, तो वो काफ़ी कर सकता है। सही। लेकिन जिसको वो हर बंदे पे फिर डिफरेंट है। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप लेना चाहें तो, ये चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यस। सही। आई मीन मेरा कज़न है, उसकी 4th ईयर के अंदर जॉब लगी थी, आई थिंक देव सिंह के अंदर लगी थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट कंपनी, और उनकी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो आए थे, उन्होंने टॉक दिया था, बाद में इंटरव्यूज़ हुए थे अबाउट 100 पीपल, और उसमें वो सिलेक्ट होकर जॉब उसकी शुरू हो गई थी। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हु ग्रैब टू इट। अच्छा, एक तो ये है कि आप इंटर के लिए आए कुवैत से, सॉरी, तो बाद में आपने यहाँ पढ़ाई शुरू की या कंप्लीट की, और उसके पीछे क्या रीजनिंग थी? इंटर के बेसिकली कुवैत के अंदर ना ग्रेड 10 के अंदर, जैसे मैंने आपको आई थिंक दूसरे में ग्रेड 10 की मैंने बात नहीं की, ग्रेड 10 के अंदर जो मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंड सर्कल था ना मेरा, वो अच्छा नहीं था। अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब वो इंटरेस्ट्स मेरे काफ़ी चेंज हो गए थे फ्रॉम लाइक ग्रेड 10 to 9। तो उस केस में, और सेकेंडली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी।
ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस अच्छा। कि एस्पायर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है अगर मैं कंपेयर करूं जो कुवैत में मुझे पढ़ाई मिलती रही है। नो वे। कुवैत के अंदर मेरे पूरे जो मुझे याद पड़ते ना ग्रेड 7, 8, 9, 10 में आउट ऑफ लाइक 15-20 टीचर्स सिर्फ 2 को पता था कि वो क्या कर रही। एक मेरी इंग्लिश टीचर को पता था और एक मेरी उर्दू टीचर को पता था। उसके अलावा जो भी आता था वो बेसिकली हमसे 2 साल पहले ग्रेजुएट उसी स्कूल से करके तो आके टीचर लग जाए। तो यू कैन टेक गेस कि वो किस तरह के टीचर्स हैं। तो वो चीज़ देखते हुए एंड ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड सर्कल देखते हुए तो मेरे फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यार पाकिस्तान इज़ द राइट वे। ऑब्वियसली घर चाचू वगैरह थे वहाँ पे, दादो थी सारी, तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान जाओ, किप्स पढ़ो, नंबर दो। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल सही था? यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। आप यूर वन ऑफ देम, मतलब बेहतरीन दोस्त है यार। बात करते हो यार। नहीं यार सही थे, मतलब अगेन हमारी क्लास में आपको पता ही है हाजिर दोस्त हर जगह, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत बुरे बच्चे भी होते हैं। तो मेरे मुताबिक जिसके साथ भी मेरा इंट्रैक्शन रही है वो बहुत अच्छी रही है। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि यार ओ ये गलती हो गई, ये ना होता तो मेरा ये एक्सपीरियंस डिफरेंट होता। आई थिंक जो भी हुआ बेहतरीन हो। हाँ यार, मैं भी कहूँगा कि दोस्त अच्छे मिले थे कॉलेज में ना। जो बात है, दोस्त अच्छे थे और हमने फन भी बड़ा किया है कॉलेज में। दोस्त यार ब्रेक टाइम होता था और क्या हमने उधर मजा आया हुआ कलर क्लास में। मुझे जो एक चीज़ भूलती नहीं है, अब ऑब्वियसली हमारे जो होता है ना कि खुशियाँ और सेलिब्रेशंस बहुत चेंज हो गई हैं। उस टाइम के ऊपर आपको शायद याद होगा हसन, उमर और इन सब का ना हमारा एक ग्रुप था। तो हम चारों में से कोई भी अगर गलती से नान टिक्की एक ले आता सबका, ओ भाई उसका कुछ नहीं बचना। किसी की जेब से पैसे निकल आए हैं वो नहीं बच रहे कसम से। वो मुझे याद है, वो 30-40 रुपये 100 रुपये के अंदर जो खुशी थी ना, वो जो इन्जॉयमेंट थी हमारी, वो अब मैच ही नहीं होती यार। अच्छा यार, पार्टियाँ भी हैवी होती थी, चाहे इतनी ज़्यादा नहीं थी होती। हम वही ब्रेक टाइम में जो मिलता था कैफ़े से खाते थे, लेकिन मज़ा आता था पार्टी का। मज़ा आता था। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, जिशान नहीं हमारी क्लास का, तो जो अब ऑस्ट्रेलिया होता है। अच्छा, उसको मैंने किया कि मैंने बटात से ऐनक ली और ऐनक लाया है, ऐनक प्यारी थी, याद है ऐनक वाला के नहीं? मुझे नहीं यार। अच्छा, वो ऐनक ना है अच्छी प्यारी थी, तो मैंने उसे पता क्या क्या यार इम्पोर्टेड ऐनक है ये, चेक करो। वो जनाब पापा हो गया, ठीक है। उसको मैंने मेरे क्या 5 गुना ज़्यादा की बेची वो ऐनक। और फिर मैंने वो ना दोस्तों को बताया और फिर हमने मिलके उसकी पार्टी की। अच्छा, मुझे याद नहीं है यार उसका बड़ा हमने तवा लगाया वो। अच्छा, जब ऐनक उसने ले ली ना, कहता है यार मैं तो इतने की भी मुझे मिल गई है, मुझे अच्छी अपने को दिलासा देने के लिए ना, जी मुझे इतने की भी मिल गई है, बस ठीक है थी। मुझे थोड़ा सा ये वो सन ग्लासेस थी, सन ग्लासेस थी यार। मुझे शायद थोड़ा सा याद है कि वो मुझे जिशान की एक दो बातें याद है कि वो आगे ऐसे खड़ा हुआ था कि मतलब मुझे थोड़ा बहुत सारी याद है इस तरह के बड़े यार। आपको याद है जब हमारे स्कूल के अंदर शूटिंग हुई थी कॉलेज के अंदर? हाँ, वो दूसरे कॉलेज से लड़के आए थे। मुझे थोड़ा सा याद है कि ये वाला सिलसिला हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं छुट्टियाँ वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कि छुट्टियाँ वगैरह हमें दी गई थी। नहीं, छुट्टियाँ नहीं थी। हाँ, इस तरह का कुछ भी। मेरे ख्याल से वो पंजाब कॉलेज का कोई 1-2 लड़के आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी, हवाई फायरिंग थी, 2-3 फायर किए थे उससे ज़्यादा। तो हमारा सारा कॉलेज बाहर निकल गया था यार। वो विविडली याद है। और वो सारा कॉलेज जब निकला ना, वो भाग गए दोनों जो आए थे। मुझ तरह की लड़ाइयाँ यार मुझे नहीं समझ आती। मुझे वैसे स्टोरी नहीं याद है कि किस वजह से क्या हुआ था और क्यों वो आए थे, लेकिन भाई हमारे कॉलेज के भी पूरे गैंगस्टर थे। वो जो थे ना 2-3 लड़के, वो पूरे कॉलेज में मशहूर थे। मेरा कोई जान पहचान कोई पता नहीं। अच्छा, वो मेरा ज़्यादा एक्सपोजर इसलिए भी था कि पहले मैं दूसरे सेक्शन में था। अच्छा, मैंने ना समर भी ना एस्पायर में ही किया है,
आपने पता नहीं ठीक है। एस्पायर में किया था कि नहीं। मैं 10 के फ़ौरन बाद ही ना समर के लिए एस्पायर चले गया था। एस्पायर के वाइस प्रिंसिपल जो थे उस टाइम, वो एनएक वाले वाइस थे ना, नहीं प्रिंसिपल जो थे, तो वो हमारे स्कूल आए थे, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को जानते थे। तो तब एस्पायर नया नया था और उन्होंने जी ये एस्पायर है, ये स्टाफ है, उन्होंने हमारी 10 क्लास दी तो आगे थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, तो ये हिसाब। तो जनाब साहब मैं समर में गया, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे 90% मार्क्स थे मैट्रिक में, तो मुझे फ्री उन्होंने एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा आप रहे तो फ्री, या 2 साल फ्री पढ़ा वो मज़े के साथ में एसी में बैठ के। बहुत मज़े के साथ। मुझे स्कॉलरशिप्स वाला ना आज तक कुछ भी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, बाद में समर के बाद मेरी क्लास में ना मैं दूसरे नंबर पे था और एक मेरे से ऊपर था लड़का, उसके मेरे ख्याल 92-93% थे मार्क्स। वो समर के बाद आया, तो बाद में उन्होंने उसको स्कॉलरशिप नहीं दी क्योंकि इतने ज़्यादा लड़के पहले आ गए थे। तो वो मेरे लिए एक लकी मोमेंट था कि मैं समझ में ही आके एडमिट हो गया, 2 साल आराम से पढ़ा। बेहतरीन। और यार फिर फर्स्ट ईयर में भी 90% मार्क्स थे और 12वीं में ना काम खराब हुआ। 12वीं में वो ना मैं नस्क की तैयारी करने लग गया। ठीक है। इसमें वो तैयारी करवाते थे ना नस्क की, मेरे ख्याल नवंबर में टेस्ट होता है या दिसंबर में नस्क का। हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो वो टेस्ट की तैयारी में लग गया मैं, ना इस तरफ का कर सका ना उस तरफ का, वहाँ भी मेरिट नहीं आया मेरा, मतलब कि सही। तैयारी करके भी। उसमें भी ना एक अजीब चीज़ है यार, पहले हम, आपको याद हो या ना हो, पहले हम यूनिवर्सल फार्मूलाज पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल मैथ में, जो एक फार्मूला हर सिनेरियो पे अप्लाई होता है, लेकिन जो हमें ई कैट के टेस्ट की या नेस्ट फास्ट के टेस्ट की तैयारी करवाते थे ना, वो हमें शॉर्टकट फार्मूले बताते थे कि अगर प्राइम नंबर हो तो ये वाला फार्मूला लगाओ तो ये 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो वो ये सीन आया था ना, वो अजीब था। आई एग्री, थोड़ा बहुत डिफरेंस था ऑब्वियसली पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में, लेकिन ठीक है, हो गया, गुजर गया। यार उसकी वजह से ना मैं डबल माइंड हुआ, ना वो फार्मूले मैं उसको प्रॉपर कर सका, ना मैं कॉलेज वाले को प्रॉपर कर सका, ऊपर से ये व्लॉगिंग पर मैं लग गया। अच्छा, आपने शुरू किया था व्लॉगिंग कॉलेज के टाइम पे? यार सही कहूँ तो कॉलेज की छुट्टियों में ना मैंने स्पेशल DSLR बाय कर लिया। मैं कर लो भाई कैरियर मेरा ये है, ये चीज़। और पता नहीं तुम्हें याद है, याद नहीं है, हम किप्स में बैठ के बातें कर रहे होते थे व्लॉगिंग की। एक लड़का होता था सफवान था या पता नहीं, उसके पास कैमरा था, वो भी व्लॉगिंग शुरू करना चाहता था, तो हम बातें करते थे ये चीज़ें। अच्छा, मैंने हिसाब लगाओ, मैंने कॉलेज की छुट्टियों में कैमरा बाय किया, तो कैमरा मैंने वो बाय कर लिया जिसका ऑटो फोकस ही नहीं सही या मैंने फोटोग्राफी वाला कैमरा बाय कर लिया। व्लॉगिंग को वो मेरा फेस ब्लर हो, और वो ना मैंने एक हिसाब से ना गलती कर ली। मुझे ना अच्छा मोबाइल ले लेना चाहिए था उस टाइम, मेरे ख्याल S10 चल रहा था मेरे ख्याल, लेटेस्ट ना। तो अगर मैं वो ले लेता ना उसी प्राइस में, उस DSLR की प्राइस में वो आ जाना था, और उसका कैमरा, उसका ऑटो फोकस भी अच्छा था, और उसकी क्वालिटी उस टाइम पे ना शुरू में मोर देन इनफ थी, और उसकी लर्निंग कर्व भी नहीं है। आप ऑन करें तो ऑटो मोड उसका परफेक्ट है। लेकिन जो कैमरा था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सेकेंड हैंड बाय किया था 43,000 का नाइकन D5300, मुझे कैमरा भी याद है। तो ठीक है। उस मेरे ख्याल उसकी लर्निंग कर्व भी ज़्यादा थी और उसका ऑटो मोड भी नहीं था अच्छा, ऑटो फोकस तो बिल्कुल ही ख़राब था। तो वो एक मैं लर्न करने लग गया, शटर, फ्रेम्स और एक्सपोजर और वाइट बैलेंस, और ज़्यादा कंटेंट नहीं बना सका। 1-2 वीडियो मैंने बनाई, लेकिन वो इतनी क्रिंजी थी, बाद में मैंने यूट्यूब से डिलीट कर दी। नाइस। अच्छा, मुझे मूविंग थोड़ा सा याद कराओ, दिस इज़ कौन सा साल था ये वाला जब आप ये कर रहे थे? यार सेकेंड ईयर में मैंने बताया ना कि
भाई तुमने मुझे दिखाई जुनेजो की वीडियो और उसके बाद मैं आई वॉज हुक्ड, ठीक है। मैं घर जाके वो जुनेजो की सारी पीछे से शुरू से व्लॉग 1 देख के सारी मैंने वीडियो देख ली, फिर मूरू, फिर यू खानो, और मैं वो ये वीडियोस में लग गया। इंटर में मेरे 90% थे और सेकंड ईयर में मेरे 70% आए, तो दोनों के एवरेज मेरी 80 थी, और उसकी वजह से ना मैं नस जा सका। थोड़ी उसकी रीज़न है थी, ये अगर मैं कहूँ कि नहीं थी या एक्सक्यूज़, उसकी रीज़न है थी कि मैं उस साइड पर लग गया था। और ये है कि फिर यूटी मेन में भी मेरा मैरिज ना आया, ठीक है, और यूटी ये गुजरावाला में आया, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैं कहा वो करी है। फास्ट में वैसे आ गया था मेरा मैरिज, फास्ट पे यार they were asking for a lot of money, मेरे ख्याल 180, अराउंड 180। तो मैं कहा भाई 180 आपको देने से अच्छा कोई बिजनेस ना शुरू कर रहे। वेरी इधर भाई यूटी में हम 50,000 दे के पढ़े हैं पर सेमेस्टर, ठीक है, डिग्री होगी बस, ठीक है। हाँ सही है। अप एंड डाउन यार, अब क्या बैच करें यूनिवर्सिटी को, 50,000 में क्या आजकल मिलता है, ठीक है। ये फारिग से 3-3, 5-5 घंटे के कोर्स 50,000 में आजकल मिल रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी को बंदा बैच भी नहीं कर सकता। ये जो अच्छा, कुवैत का जो बताया आपने कि स्कूल सिस्टम तो उनका अच्छा नहीं था, वो पाकिस्तानी स्कूल था, तो जो कुवैती जो अरबियों के स्कूल हैं उनका भी ये हाल है कि नहीं? कुवैती अरबियों के स्कूल में भी इतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल्स में है। जो उस तरह के स्कूल्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर ही ए लेवल्स ओ लेवल्स के लिए करते हैं ना, वो बहुत बेहतर हैं इफ़ यू कंपेयर देम टू पाकिस्तानी। इंडियन स्कूल्स भी यहाँ पे वैसे बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो भी ए लेवल्स की तैयारी करवाते हैं आपको, ए ओ लेवल्स की, तो वो भी एम्फेसिस बहुत ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्कूल टाइम के अंदर, आई थिंक कॉलेज में भी हमारा ऐसे था कि इंग्लिश का लेक्चर हमारा ऐसे ही होता था कॉलेज के अंदर। क्लास के अंदर यहाँ कुवैत के अंदर जो हमारी इंग्लिश के लेक्चर होता था उसमें हम लोग उर्दू में क्वेश्चंस कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम बस मुझे इस वर्ड का मतलब बता दें, तो यू गेट द क्वालिटी ऑफ कि यार वो इन्वायरमेंट कैसा था, एंड देन उस तरह, तो आई मीन ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ कुवैत के अंदर अगेन यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है कि अब जैसे पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ हजवेरी यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, मतलब वो लोअर टियर भी है और आपका लम्स भी हैं, आपका NCA भी है, तो हायर टियर भी। एंड देन ऑब्वियसली वो डिफर करते हैं आपके फ़ीस के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे भी लो टियर भी है, हाई टियर भी है ऑब्वियसली, लेकिन वो हाई टियर बहुत ज़्यादा ही फीस वाइज बहुत ज़्यादा ही यहाँ, और वो आई ऑनेस्टली बिलीव कि अनलेस एंड अनटिल आप आईवी लीग्स में नहीं में जाते, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी का इतना फ़र्क पड़ता है। मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। सही। लेकिन अगर लेट से यूरोप की यूनिवर्सिटी हो जाए या अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हो जाए, उसका और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का डिफरेंस, चाहे वहाँ की एवरेज यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ की हाई क्लास हो, वहाँ की एवरेज हो, उसका क्या ओपिनियन है आपका? डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है आफ्टर यूनिवर्सिटी। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाकिस्तान में आगे जॉब करनी है, आप बाहर किसी कम्युनिटी कॉलेज के अंदर जो होते हैं, किंग्स कॉलेज है, इस तरह के कॉलेजेस के अंदर अगर आप जाके अपने बैचलर्स कर लो, आई वुड से कि आपकी ऑन पेपर वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि वो 12 पढ़ के है यार, मतलब उस तरह की चीज़ है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाहर हिस्से होने, तो जो मेरा रिसेंटली 1 महीना पहले मेरा एक कज़न है वो स्टेट्स में शिफ्ट हुआ है, सही, उन भाई के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर आपने लम्ब से किए, अगर आपने हजवेरी से किए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। आपने इक्विवेलेंस निकालनी है, आपका 10 पॉइंट के ऊपर स्कोर आएगा और वो स्कोर इज़ योर वर्थ। उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ा कि इस यूनिवर्सिटी ने आपको इतना दिया है, इसने दिया है, तो ओपन योर माइंड टू कि यार हम लोग किस होते ना कि इतना मेरे हिसाब से इशू नहीं होता। हाँ, अनलेस अनटिल आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है, पाकिस्तान के अंदर आपने ऑब्वियसली जॉब करनी है, आपको भी पता ही होगा कि अगर आपने एक बच्चा है जिसने फास्ट से किया या लम्ब से किया हुआ है और एक बच्चा है जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल हजवेरी से किया हुआ है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा डिफर कर जाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई इतना फ़र्क पड़ता है।
सही हो गया। अच्छा, वैसे अगर मैं सोचता हूँ कि अगर आपने बाहर जाना है ना, तो आप बीएस के लिए ही चले जाएं, मेनली यूरोप में। क्योंकि अगर आप बीएस के लिए जाते हैं ना, बाय द टाइम यू कंप्लीट योर मास्टर, यू ऑलमोस्ट हैव योर सिटीजनशिप। और ये है कि आप उस टाइम 24-25 के होते हैं, तो वो एज अच्छी होती है मेरे हिसाब से। अगर एज अपोज टू अगर आप यहाँ पे बीएस करें और उसके बाद वहाँ जाएं, उसके बाद मोस्टली मैं एवरेज यहाँ मिडिल क्लास की बात करूँगा, वो अगर आप बीएस के बाद जाते हैं पढ़ने वहाँ, तो आपको वहाँ सेटल होने में टाइम तो लगेगा, 5 साल तो एटलीस्ट लगेंगे। तो उसके बाद 5 साल के बाद आप सेटल हुए हैं, उसके बाद आपने देखना है कैरियर को, उसके बाद आपने देखना है अपनी मैरिज को, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि नहीं? आई एग्री। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आपने अभी कहा कि बैचलर्स में जाना इज़ बेटर देन कि आप पाकिस्तान में बैचलर्स कर लो। आपके पास कोई मतलब होता है ना कि कोई दोस्त वगैरह है जो कि बैचलर्स करने के बाद वहाँ पे सेट हुए, उसको कितनी को देर लगी है आफ्टर बैचलर्स सेट होने में? यार दोस्त तो एज सच क्लोज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, यहाँ हमारे थॉट होती है कि बैचलर्स बंदा यहाँ से कर ले और इसका क्या नाम है? इसका मिमी नाम है। शी इज़ अ रीसेंट एडिशन इन आवर फैमिली। ओह वाह। एंड हाउ ओल्ड शी इज? शी इज और ही इज? इट्स अ शी, ये फीमेल है। और इनकी मुझे एज नहीं कंफर्म, लेकिन शी इज़ क्यूट। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक लेस देन 1 ईयर। सही। अच्छा, बात कर रहे थे बीएस की। वो ये हमारा ये होता है कि बंदा मैच्योर भी हो जाता है, उसे दुनिया का पता चल जाता है उसका ये। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लाइफ कहीं पे भी है ना, आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यूनिवर्सिटी का। ये आजकल जो कहते हैं ना, डिग्री इज़ नॉट वर्थ इट, वो ये जो है ना, कोई अमेरिकन यूट्यूबर्स को कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, कोई गैरी वगैरह जो है, गैरी वी वगैरह, वो यार उनका है ही डिफरेंट चीज़ है। वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर लेट से आप पाकिस्तान में डिग्री नहीं करते, या तो भाई आपका बिजनेस हो, या तो आपको अपनी स्किल्स पे इतना मान हो कि मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूँगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप कहें कि भाई हम जॉब भी कर लेंगे, वहाँ तो जॉब का भी ऑप्शन है ना। बिग कंपनीज़ लाइक टेस्ला वगैरह, वो डिग्री आपकी रिक्वायर नहीं करती, गूगल डिग्री नहीं रिक्वायर करता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में डिग्री इज़ फर्स्ट, चाहे वो है कि नहीं। तो वो ये चीज़ है। बाहर अगर आप करें तो उसका ये है कि आपका इन्वायरमेंट उस हिसाब से एक ग्लोबली टाइप डेवलप होता है कि आप ग्लोबली सोचने लग जाते हैं अर्लियर ऑन। और ये एज होती है आइडियाज़ की और कैरियर आपने कौन सा बनाना है। पाकिस्तान में ये होता है ज़्यादातर, जो हमें कहा जाता है, जो हमें मिल रहा होता है अपॉर्चुनिटीज़, यार ये चीज़ अवेल हो रही है, ये कोर्स पे मेरा मेरिट बनना है, मैं कर लूँ बस, ठीक है। और जो ज़्यादातर लोग आपको कह रहे हैं उस पे आप कर लेते हो। बाहर में मेरे ख्याल से चेंज ऑफ कैरियर की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब कि आप 1 ईयर के बाद भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एज सच नहीं है। तो आप जब ग्लोबली सोच रखेंगे, आप फिर ग्लोबल सोचेंगे। लेट से आप कोई टेक के रिलेटेड है, आप अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या जो भी है, तो आपकी स्किल्स उस हिसाब से डेवलप होंगी, उस हिसाब से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और उस हिसाब से आपने अगर कोई स्टार्टअप भी सोचना ना, अब
यूएस का बंदा कोई स्टार्टअप सोचता है तो वो मोस्टली उसकी सोच सिर्फ अमेरिका तक नहीं होती, वो रीच ही ग्लोबल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा स्टार्टअप सोचता है तो वो पहले पाकिस्तान का सोचेगा, फिर यार बड़े जब हम इंटरनेशनल जाएंगे तब कुछ कर लेंगे। तो ये सीन है। साथ दूसरा ये एस्पेक्ट भी है, बाय द टाइम यू आर 25 यू हैव सिटीजनशिप, स्पेशली इफ़ यू आर पाकिस्तानी, दैट्स इम्पोर्टेंस। आपके पास ट्रैवल की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे तो यार आप स्ट्राइप नहीं बना सकते, आप क्या करोगे, आप क्या बिजनेस स्टार्ट करो, ये चीज़ है। आई एग्री 100%, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। सही एक्सप्लेनिंग, इलेबोरेट अपना भी कोई ओपिनियन हो। आई से कि आपकी बात फॉर द मोस्ट पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी बहुत ना इसमें है इफ़्स एंड बट्स। मैं मेरे मुताबिक इफ़ समवन गोज़ आउट, अगर वो अब्रॉड जाते हैं ना, तो हाउ हिज एक्सपीरियंस कम्स आउट इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स। उसका एनवायरनमेंट, कि वो किन लोगों के साथ रह रहे हैं, उसका सर्कल कैसा है, वो किस जगह पे रह रहे हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसका माइंडसेट। अगेन बहुत लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो इतने होते हैं ना कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो अवेल नहीं कर पाते। एंड थर्डली फाइनेंशियल स्टेटस। आई बिलीव कि ये 3 चीज़ें इज़ व्हाट शेप्स योर फ्यूचर। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अगेन मेरा कज़न जो लास्ट मंथ अभी स्टेट्स गया है, वेरी वेरी एम्बिशियस, वेरी हसलिंग नेचर है उसकी बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर वो शॉर्ट कोर्सेज़ करता रहा था। आपको शायद अंदाज़ा होगा, वो बहरिया टाउन से रोज़ जाता था अरफा करीम टावर ऑन बाइक गर्मियों में, बिकॉज उसको रिएक्ट सीखने का शौक़ था। ओ तेरी गया। तो द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मेक इज़ कि उसको शौक़ था काम का। अब स्टेट्स में जाके ऑब्वियसली इतने पाकिस्तानी पैसे लगते हैं, पूरी फैमिली को वहाँ पे लेके गया है, जॉब नहीं है अभी, बैचलर्स उसने भी करना है। तो बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो भी उसका एम्बिशियसनेस थी या जो उसका सर्कल आप कह लोगे वो बहुत भी अच्छा है, तो ही हैज़ टू मेक एंड्स मीट। वो इस टाइम पे क्या कर रहा है कि एक डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर, जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है, वहाँ पे स्कैनर वाला काम कर रहा है। तो आई बिलीव आप सही कह रहे हो कि जो आपने कहा था ना कि ग्लोबल आप सोचते हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना वो सारा कुछ कम्स अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपका माइंडसेट है एक्स्ट्रा काम करने का। नहीं तो यू कैन जस्ट टेक अ 3.4 GPA और 4 एंड देन बाद में देखेंगे भाई क्या होता है, ज़िंदगी तो अभी जिए, पार्टी करें। तो अगेन आपकी बात सही थी, लेकिन थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशली भी, और जो आपकी सोच है कि आप क्या अपने कैरियर के साथ करना चाहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। और जो हमने हमेशा सुने यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन हर बंदे को कहते हुए, इवन हमारे पेरेंट्स भी कहते थे शुरू के अंदर कि यार, जो हमने सुना है कि यू आर द क्रक्स ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, मोस्ट टाइम जो आप स्पेंड करते हो। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई थी अपने 4th ईयर से पहले। लेकिन 4th ईयर के अंदर जब मैं अपनी लाइफ दोबारा देखना शुरू करता था ना, तो मैं कहता था कि शिट, जो भी मेरी अप्स एंड डाउन्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू हु वाज आई क्लोजेस्ट विद। अगेन क्लास 10 के अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है कि पेरेंट्स तंग हुए, मुझे पाकिस्तान भेजना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मेरा फ्रेंड सर्कल। ग्रेड 11 के अंदर मैं बहुत अच्छा रहा पढ़ाई में, अगेन वजह क्या थी, फ्रेंड सर्कल। ग्रेड 12 के अंदर मेरा सर्कल चेंज हुआ, थोड़ा बहुत मैं इनसे ज़रा पीछे हुआ, और मेरे कोयत वाले दोस्त मेरे वापस आ गए, पबजी शुरू कर दी हम। उस टाइम के ऊपर ट्रस्ट नहीं मुबीन में 8 आवर्स 9 आवर्स ना मैं गेमिंग कर रहा था। तेरी है। अगेन डाउन का एक हुआ फ्रेंड सर्कल। यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा बहुत मैंने काम किया, वो मेरे कज़न्स बहुत अच्छे थे, मेरे कज़न्स वाला सर्कल बहुत अच्छा था। तो अगेन जो एक दोबारा हाई की हुई वो फ्रेंड सर्कल था। तो आई डू बिलीव कि वो चीज़ जो हमने कभी रियलाइज़ नहीं की कि वो किस तरह की, मतलब वो कितना इम्पैक्ट डालती है ज़िंदगी में। आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती कि क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आपके कौन हैं, वो क्या कर रही हैं, उनके इंटरेस्ट्स आपके साथ कैसे अलाइन करते हैं। ये मेरी ना काफ़ी बड़ी लर्निंग है रिसेंट टाइम्स के अंदर। ऐसे ही सही। वही फ़िक्रा जो है वो पूरा उतर गया ना। वो कहते हैं ना कि आपने
अपने आप को अगर देखना है, अगर किसी बंदे की नेचर को देखना है तो उसके दोस्तों की नेचर को देख, दूसरे दोस्तों बड़े तो ये चीज़ है। और अच्छा, बाकी नेक्स्ट आते हैं मेरे ख्याल से इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस क्या था, कैसा था? आपने इंटर्नशिप की यूनिवर्सिटी में की? जी, बेसिकली ये किस तरह हुआ था कि अगेन यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था तो पीपल हु आई यूज्ड टू लिव विद वर वेरी हाई अचीवर्स। वो थे जो बोर्ड के अंदर टॉपर्स थे, जो कि अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छे थे। तो उन लोगों के साथ रह के ना, वो एक होता है ना सेंस ऑफ कंपटीशन, या एक होता है कि नहीं यार आई हैव टू डू समथिंग, वो वाला एक मेरे में फैक्टर आ गया था। तो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर, या विविडली रिमेंबर, मैंने ना इंटर्नशिप्स अप्लाई करना शुरू कर दी थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि ज़िंदगी के अंदर अब नेक्स्ट चीज़ है कि आई हैव टू गेट अ जॉब। हाउ टू गेट अ जॉब? गेट एन इंटर्नशिप। थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करेंगे। मैंने सुना था कि जो मेरे बड़े कज़न थे वो मुझे बताते थे कि उन्होंने सेकेंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर के अंदर अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की थी इन अ कंपनी। उनका वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उस कंपनी ने उनको छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दरमियान 1.5 साल या साल, आई माइट बी रॉन्ग इन द नंबर ऑफ मंथ्स, लेकिन उन्होंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन रखी। उसके बाद उनको ऑफ़र मिल गई बहुत अच्छी फ्रॉम द सेम कंपनी। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो था कि यार एक आइडियल एक जो जॉब सीकर है ना, उसकी ये होगी कि भाई इंटर्नशिप फर्स्ट, स्पेंड गुड टाइम, अच्छा रिलेशन, एंड देन स्टे विद देम। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही एप्लीकेशंस अप्लाई करना शुरू कर दी। अच्छा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ ये कि सेकेंड ईयर के अंदर आरबीसॉफ्ट का टेस्ट था, ग्रेजुएट टेस्ट, आपको शायद याद होगा। वो मैंने अटेम्प्ट किया, और अगेन मेरे जो, मैं मेंटर कहूँगा, बिलाल भाई उनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो देने में कोई मसला नहीं है, टेस्ट योरसेल्फ, देखते हैं क्या होता है। अभी आप सेकंड ईयर के अंदर, मैं कहा बिलाल भाई वो तो ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। आई विविडली रिमेंबर एप्लीकेशन के दरमियान ना, एप्लीकेशन के टाइम पे लिखा हुआ था कि आप किस सेमेस्टर के अंदर है। वहाँ पे ऑप्शंस थी 7 और 8। मैं बिलाल भाई के पास गया, मैंने कहा बिलाल भाई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे। मुझे कहते हैं क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं कहा 7। मैं डाल मैंने, मुझे याद है मैंने 7th ऑप्शन डाली। नोट्स के अंदर लिखा कि आपने ऑप्शन नहीं दी थी। मैं भी 4th सेमेस्टर के अंदर हूँ या 3rd के अंदर था। तो दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ। मैंने रेज्यूमे दिया, मैंने सारा अपना फिल किया, मैं उसमें अप्रूव हो गया। सही। सेकंड जो आरबीसॉफ्ट का था, उस मतलब बेसिकली उनका पूरा पाइपलाइन है कि आप सेकंड जाते हो, आपका एक टेस्ट होता है ऑनलाइन, उसके बाद आपका एक फुल डे का टेस्ट होता है वहाँ पे ऑफिस के अंदर। तो वो सारा कुछ होने के बाद इन माय 5th सेमेस्टर आई हैड अ फुल टाइम जॉब फ्रॉम आरबीसॉफ्ट। वाह। मैंने मतलब वो पूरा क्रैक हो गया, वो सारा कुछ हो गया, किस्मत से थोड़ा बहुत वो हुआ। तो मैंने उनकी सारा पाइपलाइन के थ्रू में गया, मेरा सारा हो गया, और मैं एक ग्रेजुएट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, मुझे वो पोजीशन मिल गई। सही। मेरी स्टार्टिंग डेट थी 3 मंथ्स के बाद, और मैंने इतना किसी को कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज आई वाज लाइक कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली, तो मैं किसी को भी नहीं बताता। फर्स्ट डे ऑफ द इंटर्नशिप मैं बेसिकली वो तो जॉब ही थी, मैं इसमें गया, मैंने सारी बातचीत, उन्होंने सारा ब्रीफ किया कि वो वेलकम टू आरबीसॉफ्ट, वी आर दिस, हम कंपनी कल्चर ये है, तो वो यू नो हाउ इट गोज़। सारा कुछ हुआ। हमारी हेड एचआर थी, आई थिंक उनका नाम आयशा था। सारा ब्रीफिंग के बाद सारा उन्होंने वेलकम किया हमें, हमारे लैपटॉप्स वगैरह असाइन हो गए, सारा कुछ हो गया, ईमेल्स वगैरह सब कुछ हो गया। मैंने लॉक दिन, मुझे वो मुनासिब नहीं लगा कि मैं इनको बताऊँ ना कि यार दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो इसका हम किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने हेड एचआर के साथ मीटिंग की उसी दिन। मैंने उनको बताया कि देखेंगे सारा कुछ है, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट राइट नाउ, और ये सब वो सब, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना ऑफ हाउ आई वॉज ट्रीटेड, आई वोंट से कि बैडली, ऑब्वियसली वो भी कॉर्पोरेट हैं, उनके वो भी अगेन एचआर है, हेड एचआर है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, देर ऑल वर्किंग फॉर समवन, ठीक है। उनके हाथ में इतना कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी किसी के ऑर्डर्स लेने हैं, तो इट डजंट से कि यार ये बंदा गलत है क्योंकि उन्होंने अपना काम किया। मैं इस तरह सोचना कि वो गलत बंदे नहीं थे। लेकिन बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ ये कि इवन दो आई रिमेंबर मतीन भाई थे जो कि मेल लीड एचआर थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा लास्ट, जो फाइनल इंटरव्यू होता है टीम वाला। उन्होंने मुझे कहा था कि आउट ऑफ 8,000 पीपल, 8,000 एप्लीकेंट्स, मेरी पोजीशन थी 51st। अच्छा। 51। सही।
आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे था कि यार ये चीज़ तो दे शुड नेवर लेट मी गो, ठीक है, तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आई वॉज स्टिल लेट गो, और वजह ये थी कि भाई आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था। तो उस पूरे एक्सपीरियंस ने, मतलब मैंने फिर भी काम किया उनके साथ, मेरे 4-5 माह की अप्रेंटिसशिप थी ऑब्वियसली लीड्स के साथ, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि स्किल्स कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। नो वन लुक्ड एट द फैक्ट कि ओ भाई होता है ना कि यू नो ग्रेजुएट टेस्ट कवर हो गया है और ये है वो है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने कभी कॉर्पोरेट में अप्लाई नहीं किया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आरबीसॉफ्ट के बाद फिर जब वो ख़त्म हुआ फिर मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया, अपवर्क वगैरह। अच्छा, जब आपने ये एक्सपीरियंस आपको हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि यार अब जो मर्जी हो जॉब नहीं करनी? नहीं, इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं ना, मैंने होता ना कि कभी अपने आप को ये बात की हो, लेकिन इन द बैक ऑफ माई माइंड ना वो एक माइंडसेट बन गया था कि यार ये क्या है, मतलब कि अगर आप सेपरेट ही नहीं हो सकते तो वाई वर्क फॉर दिस। तो उसके बाद से ना फिर मैंने दूसरे तरीके देखना शुरू किए कि यार अगेन एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज़ टू अर्न, doesn't have to be a 9 to 5 job, doesn't have to be कि यार आपके ऊपर एक बॉस है और आपके पास एक पूरा एक कंपनी सर्टिफिकेट है कि वी आर वर्किंग हियर, वी नीड मनी। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर जब वो चलना शुरू हो गया फिर उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अप्लाई करने की। यार आपको तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रह गया। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज अ नाइटमेयर। यार मैं ऑब्वियसली गुजरांवाला में था, तो गुजरांवाला में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, आईटी की तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई बड़ा नाम नहीं है गुजरांवाला में। तो मैंने क्या किया, बजाय ये कि मेरे साइड पे भी ना गलती थी, मुझे कोई सॉफ्टवेयर हाउस चूज़ करना चाहिए था, मैंने क्या किया कि एक रेफरेंस था कंपनी में, मैं वहीं पे चले गया, ठीक है। तो वो कंपनी तो इंटरनेशनल है, लेकिन वो उनकी फील्ड डिफरेंट है, उनका आईटी डिपार्टमेंट है था, ठीक है, उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर्स थे, ये चीज़ थी, लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जो बंदे को इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो नहीं था। अब ये क्या, मैं उधर गया हूँ और उन्होंने मुझे डेटा एंट्री पे लगा दिया। मैं समझ रहा हूँ। इंटर्नशिप के लिए गया हूँ, डेटा एंट्री कर रहा हूँ, और ना मैं मुझे शौक़ था प्रोग्रामिंग का, तो मैं सीखता भी था, और जब मैं फारिग होता था ना, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता था। तो वो बंदा ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि भाई आप प्रोग्रामिंग में ये सीखो, सीनियर से सीखो, ये आईटी पर्सन है, ये हमारी डेवलपमेंट है, इनसे मिलाते हैं। वो इट वाज टफ यार। जब उसने मुझे देखा ना कि भाई ये वेबसाइट पूरी डेवलप कर रहे हैं खुद से, उसने आपको टास्क ना दे एक, मैं कहा जी सर दे, ये वेबसाइट बनाए, मैं उनकी वेबसाइट बनाने लग गया। यार अच्छा, मैं सीखते क्या हूँ और उनकी वेबसाइट बना रहा हूँ, और ऊपर से यार वो बॉस थे जो वहाँ, यार वो बंदा बिहेव ऐसे करता था कि इसने मुझे ऐसी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे देना है जिससे मुझे डायरेक्टली गूगल में जॉब मिल जानी। इतना एक दफ़ा ना वो रेफरेंस भी था मेरा, तो मैंने वहाँ कोई बात नहीं की। तो व्हेन आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, इंटर्नशिप से, तो मैं तपा हुआ था। एक दिन उससे बहस हो गई कि मुझे ना उसने ऑफिस में बुलाया, तो ऑफिस में उसने कहा कि कोई प्रोग्रेस हुई है, चेक करवाएं। तो मैं कहा ठीक है। तो उस अभी वो अपने ऑफिस नहीं था, वो बाहर था या राउंड लगाने गया हुआ था। मैं ऑफिस के साथ वाले कमरे में आके बैठ गया था। वो भाई साहब आए और फिर मैं अंदर गया। तो मैंने ना उसने जब कहा ना प्रोग्रेस दिखाओ, तो मैं फिर लैपटॉप से ना मैंने सर्वर रन किया। तब मेरे पास ये पूरा ही लैपटॉप था, ठीक है, सिंपल विंडोज़ लैपटॉप। तो सर्वर को तकरीबन 1-2 मिनट लगता ही चलने में।
तो वो 1-2 मिनट की ना साइलेंस थी। तो उसी 1 मिनट में कहता है आपने पहले क्यों नहीं रन करके रखा। मैं तप गया। मैंने कहा सर मैं आपका आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो आप ये 2 मिनट सर्वर का नहीं वेट कर सके, तो आप आगे से आपने पहले क्यों नहीं चलाया। मैं क्या सर सर्वर इतनी देर में चलाऊँ तो वो तो हैंग हो जाएगा, ठीक है मेरा लैपटॉप इतना नहीं है ना, आपने मुझे कुछ दिया है। ठीक है, फिर चुप हो गया। तो मैंने ना जब ऑन हुई ना वेबसाइट, तो मैंने लैपटॉप टर्न करके मैं कहा ये आप देख लें। मैंने लैपटॉप थोड़ा उनकी तरफ आगे कर लिया, तो कहते हैं नहीं देखता मैं। तो मैं कहा ना देखा यार, ये नहीं देखता। तो मैं कहा ना देखें। तो मैं कहा मैं फिर चले जाता हूँ, चले जाए। मैं उठ के आ गया। ये एक्सपीरियंस था। और बाद में ये एक्सपीरियंस था। और बाद में उसके काम चेक करो उस इंसान के, उसने ना एक अपने से चेला जो था ना उनका, जो कोई असिस्टेंट कह लो, ये जो भी था, उसके हाथ मुझे मैसेज करवाए कि जो वेबसाइट पे काम किया हुआ है ना वो जी सोर्स फाइल सेंड कर दो। मैं कहा मैं तो नहीं करने लगा सोर्स फाइल। किस बात की सोर्स फाइल? मैं आपने मुझे डेवलपर हायर किया कि आपने मुझे एज अ इंटर्नी सीखने के लिए हायर किया? ऐसे ही ना मैंने सुन। और फिर उस एक्सपीरियंस के बाद मैं कहा यार कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि जॉब ना की जाए। फिर मैं ना 100% ना फ्रीलांसिंग की तरफ लग गया। और देन थैंक गॉड लकीली आई वाज सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग। तो इट्स अ गुड स्टोरी, एंड ऑफ गुड स्टोरी। कोई आपके एक्सपीरियंस ना लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो आपको ना एक पूरा 180 डिग्री टर्न आप लेते हो, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड हैव दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लाइक अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और उससे आप बेटर हुए हैं, तो आप अच्छा फील करोगे यार उसकी वजह से ये एक्सपीरियंस मेरा हुआ, तो ये आज मैं इस पोजीशन पे था। अगर मेरा माइंडसेट चेंज ना होता तो मैं शायद यही कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता। ये चीज़ है। तो वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। It is 100%. अच्छा, फ्रीलांसिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? आपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की, मैंने भी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की थी। तो कहाँ से स्टार्ट की? एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटर, क्या चीज़? फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की थी एज अ पाइथन डेवलपर। मेरा फर्स्ट क्लास, मतलब जो आपको पता ही है, शुरू के जो आपके फ्रीलांसिंग के दिन होते हैं, यू बेसिकली ट्राई टू गेट व्हाटएवर यू कैन डू। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी मेरी गिग्स थी, वेबसाइट डेवलपमेंट की, विक्स डेवलप कर दी, छोटा सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया, तो वो लोग खुश हो गए। रिएक्ट का मैंने काम इतना कभी नहीं पकड़ा था उस टाइम पे। क्विकली फिर हुआ ये कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर अपने यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस कर रहा था, अपने सेल्फ लर्निंग पे भी, और मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट से ज़्यादा पाइथन डेवलपमेंट बहुत सही लगती है। बैकएंड सिस्टम्स डेवलप करना, एल्गोरिथम्स लिखना, फंक्शंस लिखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना कि अच्छा मैंने ये करना है, इस API को इंटीग्रेट करना है, ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आना शुरू हो गया इसमें। सही। फिर उसके बाद मेरा कैरियर पाथ बेसिकली चेंज हो गया एंड आई वर्कड फॉर मेनी क्लाइंट्स। बेसिकली एज अ पाइथन डेवलपर मैंने प्रॉपर जो फ्रीलांसिंग थी ना वो शुरू की थी। उसके बाद से फिर साथ साथ फिर मैं ग्रो करता गया, साथ साथ ही कहते हैं अपनी फील्ड चेंज करता गया जैसे मुझे ज़रूरत महसूस हुई। सही सही। और पाइथन में क्या काम शुरू किया? व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? पाइथन में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज बेसिकली आई वाज हायर्ड बाय दिस वेरी बिग कंपनी एज एन एक्सटर्नल एम्प्लॉय, और मेरा काम था जियो स्पेशल डेटा होता है। जियो स्पेशल डेटा का मतलब होता है डेटा जो कि मैप्स के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर। तो मेरा काम था कि मैंने एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी थी जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाली, आपने सुना होगा वो जो एल्गोरिथम है, तो डाइजेक्स्ट्रा और इस तरह की चीज़ें ना। तो मेरा उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना वो मेरा वो था
कि मुझे मल्टीपल इस तरह के टास्क्स मिले थे कि अच्छा आपको मैं ये फंक्शन लिख दें कि दो पॉइंट्स आपको मिले हैं, उनके दरमियान का रियल टाइम ट्रैफिक कितना है, रियल टाइम ETA कितना आएगा, उनमें एक्सीडेंट्स हुए या नहीं हुए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सीनरी देखनी है अपने रास्ते के अंदर, अगर मुझे कोई पॉइंट देखना है रास्ते के अंदर, तो वो मैं किस तरह डिज़ाइन करूँगा ना। तो मेरा जो सबसे पहला पाइथन का बड़ा प्रोजेक्ट था ना वो ये था। नहीं, एंड बड़ा प्रोजेक्ट तो ये हो गया, क्या ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था? दिस वाज फर्स्ट माय वेरी फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट ऑन फ्रीलांसिंग। वेरी फर्स्ट जो है वो याद नहीं है? वेरी फर्स्ट, अब वो मुझे थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि पहला कौन सा ना। यार मुझे तो अपना पहला प्रोजेक्ट याद था। मैंने वीडियो एडिटिंग से शुरू की थी फ्रीलांसिंग। वो पता क्यों? वो यूट्यूब के शौक में मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी। चाहे मैं यूट्यूब प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी थी। तो जब ये एक्सपीरियंस हुआ ना, मेरे ख्याल उससे पहले की या बाद की बात है, जो भी है, मैं सोचा यार जो मुझे करंटली स्किल आती है ना उससे शुरू तो करूँ, करके देखूँ। ठीक है। तो मैंने गिग बनाई, ठीक है, वो फाइवर पे गिग बनाई, ठीक है, यूट्यूब से देख के सारा कुछ, और हर रोज़ दा रिक्वेस्ट चेक करनी। वो रिक्वेस्ट आती थी ना जो आप करते थे, वो अप्लाई करते थे राइट करके। फाइवर से शुरू किया था कि अपवर्क से? मैंने अपवर्क से। अच्छा, मैंने फाइवर से शुरू किया था। उसमें क्या, आपको पता ही होगा, अभी वो चीज़ ना ख़त्म हो गई है। पहले ये है कि आप बायर्स की रिक्वेस्ट आती थी और उसमें डिस्क्रिप्शन होती थी, और आप ना डेली की 10 रिक्वेस्ट पे रिप्लाई कर सकते थे, ठीक है। ठीक। और वो ये नहीं, अपवर्क की तरह नहीं था कि हर टाइम आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं। आपको कभी कभी आने हैं नज़र, कभी कभी नहीं आने, ठीक है। इस चीज़ का पता है कि नहीं? मुझे ऐसे ही था ना। तो वो सारा दिन वेट करना, उसको स्क्रॉल करना, यार प्रोजेक्ट आया, रिक्वेस्ट कर करके तो फाइनली ना मुझे एक प्रोजेक्ट आ गया। तो आई थिंक इट वाज $50 प्रोजेक्ट, और उस पर पता क्या करना था, ऐसे ही कोई इंटरव्यू था, 50 मिनट्स का था। उसको ना आपने कटिंग करके जो हाइलाइट्स थी ना, ठीक है, वो आपने कर देनी थी। ये सिंपल प्रोजेक्ट था, और उसमें मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगा, मतलब कि 3-4 घंटे लगे। वो प्रोजेक्ट करके मैंने दे दिया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो पैसे आ गए उधर। चाहे वो थोड़ी अमाउंट ही थी, लेकिन इट वाज अ ग्रेट फीलिंग यार, कि फर्स्ट टाइम आई अर्न समथिंग, ठीक है, खुद से। ये थी। वैसे मैंने कॉलेज में एक ना एज आ फोटो कॉपियर भी किसी शॉप पे जॉब की थी, थोड़ी देर, 1 महीना मेरे ख्याल, और इंटर्नशिप की थी। उसके अलावा ना वो जो दूसरी थी ना फोटो कॉपियर, उस पर भी मेरे ख्याल मैं कॉलेज के बाद जाता था, पता नहीं, मुझे अभी सही तरह याद नहीं। तो ये ना पहला ये कह ले के एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो उसके बाद आई नेवर स्टॉप यार, मैं इसी में घुस गया। उसके बाद मोटिवेशन भी आई कि यार जो मेरा गोल है, जो मेरा शौक है डेवलपमेंट का, वो पूरा होता है। वो पूरा हो। फिर मैंने वो प्रॉपर लर्निंग, एक होता है ना वैसे ही लर्न कर ली। फिर मैंने प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट की, पोर्टफोलियो बनाया, React.js लर्न किया, एंड देन गेट गोइंग। यही सब। माशाल्लाह, ऐसे ही है। अच्छा, फ्रीलांसिंग आपने जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, उसके बाद फ़ौरन जॉब की कि फ्रीलांसिंग ही कंटिन्यू? फ्रीलांसिंग की। अच्छा। अगेन 5th सेमेस्टर में जब वो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद कभी अप्लाई ही नहीं किया फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी किसी जॉब के ऊपर। वही कुछ गिग्स थी जो मेरी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा, ऑब्वियसली क्योंकि 2 साल में यूनिवर्सिटी के दरमियान ही काम किया था, तो थोड़ा बहुत क्लाइंट्स के साथ मेरा बेहतर इंट्रैक्शन हो गई थी, थोड़ा बहुत उनके साथ रिलेशन बन गया था। तो वही बस कैरी ऑन करते करते कहते ना वो काम चल गया सारा कुछ। सही। अच्छा, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ आप फनी से सीरियस कन्वर्सेशन की तरफ से आ रहे, तुमसे आपकी तरफ आए यार, मुझे अजीब लग रहा है आप कह रहे हो। But I have to do something for the camera, man.
ये कैमरा बंद हो रहा है तो हमने शुरू हो रहा है, ओए ये क्या किया था, ये तूने क्या किया, ये कह रहा था यार, ये जूता यार इतना नहीं यार, अब आप नहीं कह रहा, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ। पता नहीं प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे तो नहीं है हमें, चाहे लग रहा है या फर्स्ट है टाइम, तो एक होता है ना, एक बंदे की कंडीशन उस तरह की हो जाती है, एक मूड उस तरह का हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा तुम मुझे बताओ ठीक है, कि मार्केटिंग में कैसे आए? मार्केटिंग में कैसे रहा अगेन, फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट जिस तरह हम हॉप कर रहे थे, जो मेरा अभी करंट सीईओ है अपवर्क के ऊपर, उसने एक एआई डेवलपर उसको चाहिए था, बेसिकली कुछ ऑटोमेशंस उसने बनवानी थी, तो उस सिलसिले में हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। सही। आई विविडली रिमेंबर, मैं कुवैत में ही था, पाकिस्तान से मैं आया हुआ था कुवैत फॉर नॉर्मल विज़िट। तो मुझे याद है कि जब मेरी इसके साथ मीटिंग हुई ना, तो इसने मुझे कहा कि आई एम ओनली हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर एज, कि ऑब्वियसली अच्छा बजट था उसका, काफ़ी अच्छा बजट था। ही वॉज बेसिकली एट द टाइम माई हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट, और मुझे कह रहा था कि आई एम ओनली हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर एज, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मैंने कन्विंस कर दिया। तो वी स्टार्टेड एआई डेवलपमेंट, मैंने शुरू की, मैंने उसकी कुछ ऑटोमेशंस लिखी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस थी। वी वर्क फॉर अबाउट 4 months, और फिर रैंडमली ही सेड कि यार एक कॉल पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या करते हैं। उसने मुझे समझाया कि यार ये जो आप सारा हमारे लिए ऑटोमेशंस बना रहे हो, वी बेसिकली मार्केट दिस, हम इस तरह बेचते हैं, दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, लीव एवरीथिंग, लीव ऑल योर क्लाइंट्स, कम वर्क विद मी। सही। आई वॉज शॉक्ड। मैंने आके पापा से बात की, मैंने उन्हें बताया कि ये है सारा कुछ, ये उनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू है, कंपनी ये कर रही है, एवरीथिंग्स गुड, स्टैब्लिश्ड हैं, काफ़ी बंदे, मतलब आई थिंक उस टाइम पे 13 बंदों की टीम थी। जो ऑनर हिमसेल्फ है वो भी एक पब्लिक फिगर था, तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट नोन इन द इंडस्ट्री। तो बाबा से मैंने पूछा कि क्या करें, क्योंकि मेरे इस टाइम पे काफ़ी 2 मेरे बड़े क्लाइंट्स थे, जो कि बेसिकली मेरा बिल्डअप था अपवर्क से। तो दे वर लॉन्गर टर्म क्लाइंट्स, 2 साल हो गए थे उनके साथ काम करते हुए, वो बड़े चिल क्लाइंट्स थे। अब बाबा से मैंने बात की, मैं क्या करें यहाँ पे, तो माई फादर वॉज लाइक कि आपको सही लग रहा है, लाइक ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सीखूंगा, एक अच्छा बंदा है, इसके साथ अगर मैं क्लोज होता हूँ, इट्स कैन बी वेरी गुड, ही से टेक इट। दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स फिर ये हुआ कि मैंने इसके साथ दोबारा मीटिंग की, मैंने इसे कहा कि लेट्स गो विद दिस। मैंने क्लाइंट्स ड्रॉप नहीं किए थे, मैंने बेसिकली इस तरह किया कि मैंने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पॉज कर दी। जो मेरे 2 रिटेनर क्लाइंट्स थे, मैंने फिर ये मेरी माइंडसेट मेरा बन गया कि अच्छा दारी एक सेकंड, शायद आवाज़ आ रही हो, अजान हो रही है। परफेक्ट, तो अजान के बाद कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है, हाँ। परफेक्ट। अच्छा अब वी आर बैक, हमारी बात हो रही थी कि मार्केटिंग कैसे स्टार्ट हुई, और आप कह रहे थे कि आपने फादर के साथ डिस्कस किया कि ये कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली अगेन जस्ट टू रिएटरेट, हुआ ये था कि अ क्लाइंट रीच आउट टू मी, उन्होंने एआई का काम करवाना था, ऑटोमेशंस वगैरह उन्होंने कुछ अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए करवानी थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हुआ। ही इज़ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, ज़ीशान मांझी, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम, इस तरह की चीज़ें। तो जब हमारा काम शुरू हुआ, तो इन अबाउट 3 to 4 months, जब मुझे काम 4 महीने हो गए काम करते हुए, आई रिमेंबर उसने ना मुझे एक रैंडम कॉल के ऊपर बुलाया, उसने मुझे कहा कि आई हैव एन आइडिया, लेट्स हैव अ कॉल, तो डिस्कस करते हैं। तो उस कॉल के अंदर उसने मुझे समझाया कि यार देखो, मैं ये काम करता हूँ, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 7 years, हमारा ये लास्ट ईयर का रेवेन्यू है, दिस इज़ द अर्निंग पोटेंशियल, तो मुझे सही बंदा लग रहा है, तो मेरे साथ काम कर, लीव ऑल योर क्लाइंट्स, कम वर्क विद मी। तो इट वॉज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब ही हिमसेल्फ इज़ अ पब्लिक फिगर, लोग उसको जानते हैं, और ऑब्वियसली मैं उस टाइम के ऊपर एक सिंपल सा डेवलपर था, यू नो हाउ द अर्निंग्स आर। तो जब मैंने उनके फिगर्स देखे, उनके लास्ट ईयर के रेवेन्यूज़ देखे, वो सब कुछ देखना, वाज लाइक भाई दिस इज़ वेरी बिग। तो फिर मैंने अपने फादर से बात की, मैं उनको समझाया कि मतलब ये बंदा है, ये मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दिस इज़ दी नंबर्स और ये सब कुछ है, हमारा अर्निंग पोटेंशियल ये है, और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कि आई बिलीव मार्केटिंग सेल्स विल नेवर डाई, क्योंकि ये वो तरीका है जिस तरह मनी इज़ मेड। ऑलवेज आप कोई वैल्यू डिलीवर करोगे, आप कुछ बेचोगे तो अगला बंदा आपको पैसे देगा।
और मॉनेटरी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा पैसे पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टाइम हमें पता है कि मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर ही दुनिया चल रही है। तो आई वाज लाइक कि दिस कैन बी वेरी बिग फॉर अस, तो क्या करें। आई रिमेंबर उस टाइम के ऊपर मुझे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स थे, बड़े इन द सेंस के 2 साल हो गए थे उनके साथ काम करते हुए। मैं ऑफिशियली एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ था उनकी कंपनी के अंदर। आई वाज वर्किंग विद द होल टीम्स एंड स्टाफ। रिटेनर्स से कोई इतना इशू नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि डू यू थिंक दिस इज़ गुड। आई वाज लाइक मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, यू शुड गो फॉर दिस। एंड देन वी स्टार्टेड। बेसिकली मैंने दोबारा उसके साथ कॉल की, सीईओ के साथ। मैंने कहा कि यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने अपवर्क अपना पॉज कर दिया, मैंने बिडिंग वगैरह पॉज कर दी, और मैंने फिर अपना माइंडसेट ये कर लिया कि जो मेरे 2 क्लाइंट्स हैं मैं उनको सिर्फ मतलब उनका काम करूँगा, उनको अपनी रिलेशन से रखूँगा, जो मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा वीकेंड्स के ऊपर या आफ्टर आवर्स। और बाकी मेरा फुल टाइम जो एक तरीके से आप कह लो 9 to 5 इस बिकॉज हमारी एड्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड रन होती हैं, तो वी हैव टू बी देयर विद द होल टीम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर दिस वाज अबाउट February 2023। So ये तब की बात है, और तब से लेके अब तक आई हैव बिन डूइंग मार्केटिंग। दिस वाज हाउ आई बेसिकली स्विच्ड। ग्रेट यार। अच्छा यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप ने मार्केटिंग साथ की, क्योंकि पहले बंदा सोचता है यार मैं डेवलपमेंट करूँगा, ऐप लॉन्च करूँगा और यूज़र आ जाएंगे। जब वो बंदा डेवलप करता है ना साल लगा के, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि असल काम तो अब आया भाई, इसे मार्केट करना है। सेल्स बहुत मुश्किल चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी के दिस इज बेसिस ऑफ एवरीडेशन में बात की है। एक बिजनेस इज नथिंग इफ इट डजंट ब्रिंग इन रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू आएगा ही सेल्स एंड मार्केटिंग से। ऐसे ही वेरी कोर कॉन्सेप्ट। सही। अच्छा, currently I think you're doing a couple of projects, startups as well. Would you like to share? यार स्टार्टअप्स अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो भी कभी आइडिया आता है तो उस पर मैं शुरू कर देता हूँ, बट देन जो एक क्लाइंट एक्विजिशन और I'd say कि रीचिंग आउट टू द ब्रॉडर ऑडियंस जो है ना, वहाँ पे जाके मैं हर बार बंद हो जाता हूँ। तो अभी जो रिसेंट हमारा चल रहा है दैट इज़ अ मार्केटिंग टूल बेसिकली, जो मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऑटोमेशन बनाई थी। वो मुझे याद है एट द टाइम उससे चेंजेस ये आए थे कि आई वाज सेविंग दिस कंपनी अबाउट $3,500 पर मंथ एंड अबाउट 90 आवर्स ऑफ लेबर पर मंथ, जो वो ऑटोमेशन बचा रही थी। Right. ऑन टॉप ऑफ दैट के ये बेसिकली क्या करती है कि ये आपको इन जो भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर विनिंग एड्स हैं वो आपके स्लैक में आपको रोज़ बरोज़ मैसेज आ जाते हैं। तो अ पर्सन हु इज़ एक्टिवली स्पेंडिंग वो बहुत फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकता है। तो जो मेरा लेटेस्ट वेंचर है वो बेसिकली इसी आइडिया के ऊपर है। इट्स अ SaaS बेस्ड एप्लीकेशन जो कि इसी को ही आगे जो मैं पोर्ट्रे करके तो आगे अपसेल करना चाह रहा हूँ। तो इट्स इन द वर्किंग्स राइट नाउ। आई थिंक हमें 2-3 महीने हो गए उस पर काम करते हुए। अभी भी बेदा अपने उसके अंदर ही है, क्या कहते हैं, फेस के अंदर। वी वर्किंग विद सम क्लाइंट्स राइट नाउ एप्लीकेशन को बेहतर करने के लिए। अगेन वो टू एंड फ्रो है कि बेहतर करना है, फिर रीच आउट करना है, फिर बेहतर करना है, फिर रीच आउट। तो अगेन राइट नाउ इट्स दिस। मे बी 2 महीने बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ। सही मेरी तरह ही हो यार। यस, मोस्ट डेवलपर आई थिंक डू दिस कि कुछ इधर कर लिया, कुछ इधर कर लिया, बस वो जहाँ पे इंटरेस्ट बना वहाँ पे शुरू हो गए। इंटरेस्ट की बात से हम बात करते हैं एआई की, पर एआई से पहले एक छोटी सी चीज़, ये जो SaaS की मार्केटिंग है, ठीक है, ये एफिशिएंट वे कौन सा है इसका? वीडियो मार्केटिंग आ जाती है, दूसरी गूगल पे एड्स वगैरह, या आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात कर लें, व्हाट्स द बेस्ट? जो मैंने इस पे रिसर्च किए हैं, जो मेरी लर्निंग्स है ना पास कुछ महीनों से, बिकॉज जो मेरा मार्केटिंग के अंदर कैरियर है दैट इज़ बेसिकली लीड जनरेशन। हम बेसिकली एज एन एफिलिएट काम करते हैं विद वेरियस कंपनीज इन स्टेट्स। तो हम सिर्फ उनके लिए करते हैं, दे हैंडल द प्रोडक्ट और वो सारा कुछ उनका वो चलता है। SaaS के अंदर जो डिफरेंस आ जाते हैं ना वो ये होता है कि फनल जो है वो आप खुद बनाते हैं।
कन्वर्जन एग्जैक्टली आपके हाथ में, अगर आपकी फ़नल ख़राब है तो आपकी ऐप जितनी भी अच्छी हो आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी। आई वुड से कि सास के अंदर जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू हैव। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो B2B सास होते हैं और B2C होते हैं, कंज्यूमर होता है और बिजनेस टू बिजनेस होता है। अगर अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो B2B है, दिस इज़ फॉर बिजनेसेस, दिस इज़ फॉर पीपल हु आर रनिंग एड्स जो प्रॉपर हाउसेस में। अब इसकी मार्केटिंग के लिए आई वुड बिलीव कि फेसबुक इज़ नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज ऑन, आइदर इज़ इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी नहीं है। मेरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो होंगे लिंक्डइन या रेडिट। रेडिट के अंदर भी टारगेटेड व्हाट यू कॉल द कम्युनिटीज़ के अंदर मैं सिर्फ वहाँ पे अपनी मे बी वीडियोज़ चला दूँ और वो एक फनल हो सकता है। ईमेल मार्केटिंग बिजनेस टू बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। और लॉन्गर टर्म गेम ऑफ SEO, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लिखना शुरू करता हूँ एवरी 1 वीक पर ब्लॉग, या मैं अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू करता हूँ, तो आई थिंक B2B के लिए वो बेस्ट फनल है जो बन सकते हैं, जो आपका मार्केटिंग चैनल है। अब उसके अंदर भी देर आर ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको वीडियो एड्स चाहिए, इमेज एड्स चाहिए, आपको गूगल के ऊपर क्लिक्स चाहिए और उस तरह की चीज़ें। वो आई थिंक ऑब्वियसली जब मार्केटिंग के अंदर बंदा चलता है ना, वो थोड़ा बहुत A/B टेस्टिंग के साथ आपको पता चल जाता है। B2B के लिए आई वुड से कि गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो सही जगहों के ऊपर जो लोग आपकी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं वो वहाँ पे आपकी चीज़ पहुँचा दी है। सर्च और डिस्प्ले, सही। वीडियोस भी ऑब्वियसली क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर आते हैं। हमने देखा है कि काफ़ी, जो आपने भी देखा होगा, वीडियो एडिटिंग वीड बहुत बड़ी कंपनी है इस टाइम पे, उन्होंने वीड.io, उन्होंने 11 लैब्स, वेरी बिग कंपनियाँ, उनकी जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो हैं यूट्यूब के ऊपर, दे दो यूट्यूब प्योरली वीडियोस करते हैं। तो आई थिंक B2B के लिए बंदा इन चैनल्स के ऊपर जाए वो ज़्यादा बेहतर है। B2C के लिए अगेन इट डिपेंड्स अपॉन what kind of application you have। अभी मैं एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, that is basically AI personalized vids, बिलियन की है जो आपके vids होते हैं वो AI के साथ AI basically generated। अब उस तरह की एप्लीकेशन मुझे पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है that is more of elder people, क्योंकि अगर मैं एक 13, 14, 15 साल अपनी सिस्टर को मैं दिखाता हूँ, वो बिलियन का काफ़ी शोट रखती हैं, अगर मैं उनको दिखाऊंगा कि यार एक AI आपका 24 आवर्स विद आपको अवेलेबल है, वो कहेगी यार दिस शिट, आई रादर पे मोर एंड पे अ विजिट देन टॉक ऑन एन AI। हमारी जो एक पर्सनल अच्छी ऑडियंस है, ऑब्वियसली हमारे डिस्क्लेमर्स हैं कि दिस इज़ AI पर्सनलाइज्ड, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। इफ़ योर कैट इज़ ब्लीडिंग डोंट कम टू अस, गो टू इट ऑब्वियसली। लेकिन एक होते हैं ना कि से फॉर एग्जांपल अब मिमी जो अभी थी, अगर वो वॉमिट करना शुरू कर देती है, आई नीड क्विक रिस्पॉन्स, व्हाट डू वी डू? दैट्स वेयर आवर एप्लीकेशन कम्स इन। तो अब इसके लिए जो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर। एंड हमारी जो वीडियोस हैं वो बेसिकली आर ऑफ एजड पीपल। 40 ईयर्स की एक लेडी हमारी UGC एक्टर है, उन्होंने वीडियो इस तरह बनाई है कि स्टोरी लाइन है उनकी कि मेरी बिल्ली ने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करती, एंड देन मैंने ये एप्लीकेशन ऑन की, मैंने डॉक्टर से बात की, आई हैड एन आंसर, वॉमिटिंग ख़त्म हो गई, दिस सेव्ड मी लाइक $1,000। अब इट अपोजेस टू द करेक्ट ऑडियंस एंड वो सही तरीके से सही पेन पॉइंट पे हिट कर रही है। B2C के लिए फिर ऑब्वियसली हम ये चूज़ कर रही है। अच्छा, ये ChatGPT रैपर तो नहीं है? ये इट्स अ पार ChatGPT रैपर ही है। ChatGPT रैपर ही है। इसमें हमारा जो वेट है ChatGPT ही कहेंगे, इट्स एन इन हाउस ट्रेन्ड LLM, मोर और लेस ChatGPT रैपर ही हो गया। तो AI असिस्टेड ऑब्वियसली वही भी आ जाता है। अच्छा यार, ये जो ChatGPT रैपर्स है, ठीक है, मैंने भी एक ChatGPT रैपर पे काम किया है, तो इट्स बेसिकली अ रेसिपी जनरेशन वेबसाइट। तो हम ChatGPT को कंस्ट्रेंट क्या लें कि देते हैं कि यार इस एरिया में रहते हुए आपने आंसर करना है और इस फॉर्मेट में आपने रिप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ChatGPT को ट्रेन किया है अपने रैपर को कि सिर्फ रेसिपीज़ की जो क्वेरीज आएंगी, कोई कस्टमर इनपुट करेगा, रेसिपीज़ के रिलेटेड कोई क्वेरी करेगा, तो फिर ही आपने रिप्लाई करना है ChatGPT साहब, नहीं तो नहीं रिप्लाई करना, नहीं तो प्लीज़ कोई एरर दे देना, कोई ये चीज़। और दूसरा ये है कि
जेसन फॉर्मेट में मांगना है ताकि डेटा जो है वो प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में आए, जो कि हमारी वेबसाइट में पार्स हो के बाद में डेटा जो है वो डेटाबेस में रिसीव हो जाए। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज चैट जीपीटी रैपर्स? और उसके साथ इनकी ये जो रैपर्स हैं स्पेशली, इनकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए? मेनली B2C की मैं बात कर रहा हूँ। B2C के वीडियो फॉर्मेट बेहतर है कि क्या सोशल पे ग्रो करना चाहिए कि क्या होना चाहिए? मैं आपको एक बार बताता हूँ। अच्छा, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं रिसेंटली एक बंदे की बात सुन रहा था। ही इज़ अ डेवलपर। उनकी जो एप्लीकेशन है वो थी AI रिलेशनशिप चैट करने वाले ना, मुझे उसका नाम भूल गया उस एप्लीकेशन का, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाई आई एम कोडिंग दिस, उनका जो दे बेसिकली वर एवरेजिंग अबाउट $1 million ऑफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट 3 months। ठीक है, और इट वॉज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन। दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर अगो। अब ऑब्वियसली जब वो नया नया शुरू हुआ था, तो उनका जो आइडिया था वो ये था कि एक आईफोन एप्लीकेशन जहाँ पे आप आओ, आप बताओ कि भाई दिस इज़ माई मैसेज, मैं इसको कितना फ्रीकी इज़ देयर लेवल ऑफ कि आपने कितना हो ना आई थिंक रोमांटिसाइज करने मैसेज को, तो वो चूज़ करने के बाद यू गिव अ रिस्पॉन्स और वो फिर AI आपको उसका रिस्पॉन्स दे। ठीक है। ये उनकी एप्लीकेशन थी। जो मैंने उन पॉडकास्ट में उनका सुना वो ये था कि वॉज नॉट क्लीन, नथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ कि यार बहुत ज़्यादा ओपन AI की तरह वेबसाइट है, बहुत पॉलिश वेबसाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मार्केटिंग अपनी कैसी की थी? B2C के अंदर ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा देखो। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट्स। आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको टिकटॉक शॉप का पता होगा जो कि स्टेट्स के अंदर इस टाइम में सिर्फ अवेलेबल है। वो आइडिया क्या है कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, आप इसके ऊपर खुद वीडियो बनाओ, अगर आपकी सेल्स आपकी आती हैं तो यू अर्न अ कमीशन। दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग इन अ नटशेल। आई वुड से कि आप इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करो B2C के लिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था ना AI गर्लफ्रेंड वाला, वो ये था इन लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई थी कि UGC लोग एक्टिंग कर रहे हैं और लोग दिखा रही हैं कि हाउ सक्सेसफुल देयर रिलेशनशिप वाज, इस बिकॉज के पहले वो होता ना कि आई एम वेरी हैप्पी, लुक एट दिस, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, दिस लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें। फिर कैमरा जूम इन करके उनके मोबाइल पे आता है और मोबाइल पे दिखाते हैं दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट हेल्प मी, इफ़ यू वांट टू गेट फ्री की डाउनलोड बिलो। हुआ ये था, उन्होंने इस तरह की एक UGC के लिए पे किया था, वो वीडियो नहीं चली, फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने 15 या 20 टिकटॉकर्स को हायर किया था ऑन एफिलिएट बेसिस। उन्होंने वो वीडियो भेजी थी, उन्होंने कहा था कि भाई फॉर एनी सेल दैट यू ब्रिंग इन यू कैन अर्न 30% कमीशन। उनका 30-35% कमीशन फ्लैट था। हुआ ये था कि सॉरी, टिकटॉक शॉप पे उन्होंने ये किया था? नहीं, उन्होंने नॉर्मली लोगों को, टिकटॉकर्स को अप्रोच किया था, दिस इज़ आवर एप्लीकेशन, इस तरह की वीडियो अगर आप बनाओ और आप लगाओ, जो भी सेल्स आएंगी यू अर्न 35%। तो वो एक बिल्कुल सेपरेट था। तो उसका मैट्रिक वो कैसे डिफाइन करते थे? लेट्स से एक जो टिकटॉकर की कोई आईडी होती थी स्पेसिफिक के ये यूज़र इस आईडी से आया है, तो मींस के इस टिकटॉकर के थ्रू आया। वेरी सिंपल। आई थिंक अगर हम कोडिंग टर्म्स में, डेवलपमेंट टर्म्स में हम लोग करें तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप अपने एप्लीकेशन का URL पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो। एफिलिएट ID इज़ इक्वल टू जो भी उनका ID है। से फॉर एग्जांपल आप इस तरह करते हो, आपने कोडिंग किया कि यार URL पैरामीटर चूज़ करो, अगर एफिलिएट ID है तो यू नो के वेयर दिस केम इन फ्रॉम। ठीक है, मेरा है 001। अब जो मेरी लिंक होगा वो आपकी mubin.com/paywall एफिलिएट ID 001। नाउ यू नो कि जो रेफरर ID है, रेफर URL है, वो कहाँ से आया है। आई थिंक बड़ा आसान है एफिलिएट्स ना इस तरह मैनेज करना। और हुआ ये था उनके एक्सपीरियंस के अंदर, आउट ऑफ दोज 15 पीपल 2 लोगों की वो वीडियोस वायरल चली गई, मिलियंस इन व्यूज़। और उसकी अपनी ज़ुबान है कि हमें एक रात के अंदर $20,000 से $30,000 का रेवेन्यू एक रात में जनरेट हुआ था, बिकॉज कि वो वीडियो वायरल चली गई थी। आई बिलीव कि आप एप्पल के पास जाके भी, माइक्रोसॉफ्ट पर जाके भी मार्केटिंग करवा लो ना, इतना इन्फ्लक्स नहीं आएगा जितना कि आजकल
अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी हमारी ऑब्वियसली है। अटेंशन अगर एक वायरल वीडियो चल जाती है तो उससे आती है। अगेन उनका जो टाइप ऑफ ऑडियंस है और टाइप ऑफ बेस्ट कस्टमर है वो टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहा होगा। उन्होंने वही किया, अच्छे मार्केटर्स निकाले, अच्छे जो लोग हैं जिनकी फीड के ऊपर व्यूज़ थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लगा दो एंड आई बैक्ड। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप B2C कर रहे हो तो गूगल, यूट्यूब और ये सब कुछ करने की बजाय इन्वेस्ट अ लिटिल इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सही। आपने देखा होगा जुनेजो को या इस तरह के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं इनको फ्री के प्रोडक्ट्स आते हैं, PR कहते हैं उनको, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मुझे कहीं पे भी, मैंने अब एक शर्ट का ब्रांड अगर शुरू किया, मैं 3000 की शर्ट होगी, मैं जुनेजो को भेजूंगा और जुनेजो उसको रिव्यू, हाँ यार ये शर्ट आई थी अच्छी है, मैं इतने लाखों बंदों के सामने जा रहा हूँ, 3000 रुपया मेरा लगे, मे बी 1 और 1000 डिलीवरी का। अब मैं जुनेजो को बाय करना चाहूँ तो ब्रदर नॉट पॉसिबल। आई थिंक दिस इज़, ये बहुत एक ना अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि लोग अभी भी इतना ज़्यादा ना यूज़ नहीं करते। आई बिलीव कि टिकटॉक एड्स और ये सब कुछ से पहले आप इन्फ्लुएंसर एड्स पे लग जाओ। ऐसे ही ऐसे ही। आई थिंक B2C इज़ दिस। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, लेट्स से अगर एक तो हो गया अफिलिएट्स, दूसरा हो गया जो आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, अगर वो इन करता है ना, आप तो मार्केटर है, आपको पता होगा कि फेसबुक पे लेट्स से आप आपके जितने व्यूज़ आते जाएंगे उतना आपका क्लिक पर रेट होता है, क्या होता है, CPR, CPC, वो काफ़ी मेट्रिक्स हैं, CPC, कॉस्ट पर क्लिक होते हैं। हाँ जी, वो मेरे ख्याल जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उतना कम होता जाता है। एक पेड मार्केटिंग कैंपेन की बात कर रहे हो। हाँ जी, पेड की। वो जितनी ज़्यादा देर चलेगा ना उतना वो ऑप्टिमाइज होगी एल्गोरिथम और इतना कम आपका CPC हो जाएगा। हाँ, तो वो उतना कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल आप पे करेंगे। लेट्स से यू गेट 1000 व्यूज़, इवन 1 बिलियन व्यूज़ ऑन एन एड, तो वो आपने उसके पे करने हैं, मिलियन व्यूज़ के पे करने हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में ये सीन नहीं है कि मिलियन व्यू एक वीडियो है जो $100 लगा के बनी है, ठीक है, और उसके मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। इट्स फार बेटर दैन दैट कि आप ऐड लगाएं और उसको मार्केटिंग करें। उसके मिलियन व्यू पे मेरे ख्याल कितना बनेगा, चार्ज कितना बनेगा, कोई आइडिया है? लेट्स से इट्स अ 30 सेकेंड वीडियो। पेड मार्केटिंग के अंदर ऑब्वियसली नीश के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि कॉस्ट्स कितनी है। हम लोग करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस रन करते हैं, फॉर आवर एड टू रीच 1 million व्यूज़ वी स्पेंड anywhere from the likes of $7,000 to $15,000. हाँ, तो 7 से 15,000 में अच्छा इन्फ्लुएंसर आ जाता है। अच्छा आई ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो वापस इस बंदे पे आते हैं, इनकी मार्केटिंग क्या थी कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे 15 बंदों के साथ, $1,000 पर मंथ। इन्होंने 5 एड्स बनानी थी, अपने पेज के ऊपर अपलोड करनी थी। सही। ये क्या करते हैं, ये लोगों ने क्या किया कि 15 बंदों ने 5 बनाई, वो सारे पेज, वो सारी वीडियोस पकड़ के, क्योंकि कॉपीराइट्स आपके पास हैं, एक नया पेज शुरू करो जो कि ऑफिशियल कंपनी का पेज है, वहाँ पे लगाते रहो, ठीक है। यू गेट द पॉइंट कि मतलब मेरे मुताबिक ना, अगर आप B2C कर रहे हो ना, सजेशन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पड़ेगा। ट्रस्ट मी, गिवन कि आप अच्छा बजट, तो ज़्यादा बंदों को, आई थिंक यहाँ पे ना क्वांटिटी थोड़ी बहुत मैटर करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, मैं नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ 2 बंदों के साथ करो। आज से कि अगर एक 10,000 का फॉर एग्जांपल $100 का एक बंदा है ना, आई वुड से कि 70 वाले 4 निकाल लो, मे बी 50 वाले 10 निकाल लो। यू नो, आई थिंक वो जो रेशियो है ना, वो आपकी बेनिफिट में ज़्यादा काम कर सकता है अगर ज़्यादा लोग अक्रॉस काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ वेयर इट्स। अगर मैं B2C करूँ ना तो मैं यही करूँ। मेरी मजबूरी ये है कि एज अ मार्केटर हम लोग पेड एड्स पे ही होते हैं, हमारा काम ही पेड एड्स है। मेरा अपना बिजनेस होता है, मैं ज़रूर इन्फ्लुएंसर करूँ। B2B के लिए एक्सपाइंग एजेंट, आई डोंट थिंक कि वो इन्फ्लुएंसर काम करेगा इतना, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। सही हो गया। अच्छा, जब AI पे हम बात करते हैं, ऐसे AI रैपर से तो आप पैसा कमाते हैं। जब आपने कोई इनोवेशन पे आना है ना AI के थ्रू, तो वो उसको आपको अपना ही बनाना पड़ेगा मॉडल, ठीक है। और अभी डीप सिंक इस तरह की चीज़, ये जो आया है, जिसने
मार्केट डिस्टर्ब कर दी है कि यूएस के व्हाट आई थिंक मोर देन $1 ट्रिलियन लॉस हुआ है यूएस मार्केट का। मुझे फिगर्स का नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। S&P बहुत ज़्यादा डाइव किया है। और डू यू थिंक कि इस डीप सीक की तरह जो कंपनीज हैं, अगर डीप सिंक कही जा रहा हूँ, डीप सीक जो है ना वो जनरल है, ठीक है, जिस तरह ChatGPT है, उसे जो मर्जी पूछो वो आंसर करेगी। लेकिन अगर आपने मॉडल क्रिएट करना है जो कि आपकी स्पेसिफिक नीश का हो और स्पेसिफिक, लेट्स से यू हैव अ कार डीलरशिप, आप कोई स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं जो कि कार डीलरशिप की सेल्स में हेल्प करे, फॉर एग्जाम्पल AI चैट है, ठीक है, AI कन्वर्सेशन है, तो वो खुद ही सारी वो चैट जो है, जो कस्टमर है उसको डील कर ले। लेट्स से कस्टमर कहता है कि आप चैट में टाइप करता है कि आपके पास ये वाली कार है, तो AI डेटाबेस में जाए, अगर देखे, सर्च करे, अगर ये कार है तो वो फैच करके ला दे। तो डू यू थिंक दैट्स मोर फिजिबल अभी के लिए कि अपना खुद से मॉडल बिल्ड करना चाहिए इतने काम के लिए, या फिर रैपर बनाना चाहिए? आपकी जो एग्जाम्पल है ना, आई थिंक इसको इलाबोरेट करो थोड़ा एग्जाम्पल को। आपने भी क्या कहा है कि यूज़र इनपुट दे और आप डेटाबेस के अंदर से ढूंढो कि यार ये वाला मॉडल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आई बिलीव यूज़र कुछ भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल यूज़र पूछ सकता है वेयर इज़ योर लोकेशन, ठीक है, तो वो AI को ट्रेन किया होगा उसे, मतलब कि यूज़र चैट में आके आपकी डीलरशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, लोकेशन क्या है, नंबर क्या है, ईमेल क्या है, परफेक्ट, प्राइस क्या है, सारा कुछ। अंडरस्टूड। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इन योर वे बिफोर अस गेटिंग इनटू दिस, बेनिफिट्स क्या होंगे कि आप रैपर से आप कस्टम बिल्ड के ऊपर मूव करो? आपके मुताबिक क्या फ़ायदा होगा? यार कस्टम बिल्ड, मेरे ख्याल से अगर आप बिग कंपनी है तो फिर आपका ये डिसीजन बनता है। मैं सिर्फ आपका ओपिनियन लेना चाह रहा था। जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो रैपर्स है ना वो बेहतर से बेहतर हो ही जा रहे हैं। मॉडल्स क्लॉड है, ChatGPT है, जेमिनाई है, डीप सीक आ गया है, और चीपर एंड चीपर होते जा रहे हैं। तो आइदर यू आर अ बिग कंपनी, ठीक है, अगर आप बिग कंपनी हैं तो फिर मेक सेंस करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रैपर की ज़्यादा सेंस बनती है। ठीक है, और ठीक है, चलो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इन माई हम्बल ओपिनियन, मॉडल बिल्ड करना बहुत आसान साउंड करते हैं रादर देन एक्चुअली डूइंग इट। बिल्डिंग के अंदर भी लोग कहते हैं कि एक चीज़ होती है फाइन ट्यूनिंग, एक चीज़ है वो काफ़ी आसान है कि हर ऑब्वियसली मॉडल का एक फाइन ट्यूनर एक पहले बना हुआ है कि यार सिंपल से API को कॉल करो, इधर भेज दो, हम फाइन ट्यून कर देंगे। वर्सेस कि आप एक्चुअली होते ना कि दोबारा मॉडल ट्रेन करो। आई बिलीव कि दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी नहीं कर सकता, मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बैकवर्ड नहीं पढ़े, हमने CNN पढ़े, RNN पढ़े, हमने ऑटो इनकोडर्स पढ़ लिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ ली, लेकिन जो इनके इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं हमें वो समझने में ही महीने लग जाएंगे और इनके 4 अगले वर्जन्स आ चुके होंगे। नॉट वर्थ इट फॉर अस। आई वुड से कि ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर। अभी रिसेंट एक चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे थे, हमने सिर्फ एक POE बनाना था। जैसे आपने बात की है, हमने एक बेसिकली मैं एक कार डेटाबेस एनालाइज़र बना रहा था। हमने शुरू किया था ChatGPT रैपर के साथ, और वो उसको बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारा काम ये था कि वो एक एनालिस्ट है, उसको हमने डेटा देना है कि ये मॉडल है, ये गाड़ी है, ये उसका वेरिएंट है, ये ट्रिम है। हम एक्जॉटिक कार्स की काम कर रहे थे और हमने पता करना था कि यार ये कितना ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप रिसर्च करके आओ ऑनलाइन, ये कितना ज़्यादा रेयर है।
अब हम लोग ये काम कर रहे थे एक बैक एंड ऑपरेशन के लिए, ये फ्रंट एंड नहीं था, ये बैक एंड था। तो इसको हमने इस फंक्शन को इन्वोक करना था अबाउट 50,000 टाइम्स इन वन डे। अब वहाँ पे जो मेरी वजह थी ना इनको फाइन एक कस्टम एलएलएम सजेस्ट करने का, जो हमने बाद में किया, वो वजह थी कॉस्ट और एग्जीक्यूशन टाइम। चैट जीपीटी का जो एग्जीक्यूशन टाइम था ना एपीआई का, वो बहुत ज़्यादा था। वी वर लुकिंग एट अबाउट 36 आवर्स रन टाइम फॉर वन डे ऑफ डेटा। और जो मेरे क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि यार 2-3 घंटे में ये हो जाए, ताकि ऑब्वियसली ये तो डेटा एक्सपैंड ही करेगा, आज 50 है, कल 100 होगा, कल 200 होगा, परसों इस तरह। तो वो हम लोग एक्सपोनेंशियली मस्तों में पढ़ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्टिंग। उस केस में फिर मैंने इनको सजेस्ट किया था कि यार हम लोग एक अब कस्टम होस्टेड एलएलएम पकड़ते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। फिर ऑब्वियसली जो एट द टाइम ये आई थिंक 7 मंथ्स अगो की बात है, तो उस टाइम के ऊपर जो टॉप मॉडल था जो कहते हैं रेडली अवेलेबल था, ओपन सोर्स, मैंने फिर उसको सेट किया था। और इन टर्न हमें फ़र्क क्या पड़ा था कि जहाँ पे चैट जीपीटी का रैपर वाज गिविंग अस एन आंसर इन 2 सेकेंड्स, मुझे अपने कस्टम सर्वर वाले से 0.07 सेकेंड्स, दिस वाज लाइक 100 टाइम्स फास्टर, बहुत फास्ट था। अच्छा, एक चीज़, उसकी कॉस्ट क्या थी रन करने की? आपने कहाँ पे रन किया? क्लाउड पे? मैं आपको अब आई हैव टू लुक इनटू दिस, लेकिन हगिंग फेस के ऊपर ना आप अपने सर्वर्स होस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो जीपीयू मेरे मॉडल के रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन कर रहा था, मैंने वो बाय किया था। ओपन एआई का हमने ना, क्योंकि पीओवी था तो हमने इतनी कॉस्टिंग निकाली नहीं थी। दैट मॉडल वॉज कॉस्टिंग मी अबाउट $91 पर मंथ, वेरी चीप। 24 आवर्स होस्टिंग, रेडिली अवेलेबल मेरा अपना सर्वर। हगिंग फेस के ऊपर जो मॉडल रेडिली अवेलेबल था उस टाइम का, मैंने वो होस्ट किया उन्हीं के सर्वर्स के ऊपर। मैं 91 इन्फ्रेंस V3 आई थिंक उस एंड पॉइंट को कहते हैं जो होस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने होस्ट किया था $91 पर मंथ, एंड वो मेरा अपना सेल्फ होस्टेड, जिसको मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और उसका एग्जीक्यूशन टाइम विच वॉज द मेन कल्प्रिट इन आवर केस, वो बहुत कम था। तो आई से कि जो आपका ये है ना कि कस्टम बिल्ड वर्सेस चैट जीपीटी रैपर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाई यू वुड वांट टू चेंज। हमारे केस में एग्जीक्यूशन टाइम था, हो सकता है लोग कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकते हैं। तो अगर आपको सेंस बनती है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ वेयर, आप चेंज कर दो। नहीं तो रैपर्स आर अ वेरी इजी वे ऑफ जस्ट गेटिंग इट आउट, ईजिली आपका सेट हो जाता है। गेट इट रेडी। वही मैंने वो रेसिपी जनरेशन वाले जो रैपर पे काम किए, उसका हमें मंथली $50 आ रहा होगा। ठीक है अभी, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेजेस पे है। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो वो ज़्यादा ही होना है, लेकिन उसका डेवलपमेंट टाइम जो था ना वो काफ़ी कम था। आई जस्ट यूज़ देयर एपीआई, उसको कंस्ट्रेंट्स दी, ठीक है ये आप इस दायरे में रहना है, इससे बाहर अपनी टांगे नहीं फैलानी। तो it made sense for me, but yes, of course, I think if execution time is important, फिर और अभी मेरे ख्याल Gemini का 2.0 मॉडल आया है, वो मेरे ख्याल DeepSeek से भी चीपर है, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो अगर DeepSeek ओपन सोर्स है भी चीपर है, मींस के आपको और कम आपके पैसे लगेंगे उसको रन करने में, अपने मॉडल रन करने में। सो दैट्स गुड। और मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान में जो इस टाइम जिस चीज़ में हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं ना, वो ये साइड है, डिजिटल वाली साइड है या एआई? डिजिटल साइड और रिस्पेक्ट साइड, मतलब कि एआई उसमें एज अ होल आ जाता है। सो कि अगर हम इस पे काम करें ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम अभी कारें बनाने बैठेंगे ना, ठीक है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सही हो गया। और अगर हम टेक एक्सपेक्ट की बात करें, एस्पेक्ट की, तो इट विल बी मच ईजियर, हम पास आ सकते हैं थोड़ा। 100% ऐसे ही है ये चीज़। अभी कन्वर्सेशन तो हमारी बड़ी अच्छी हो रही है, मैं तो दिल कर रहा है और कंटिन्यू करूं, लेकिन ऑफ कोर्स अपने भी काम है।
मैं अब फाइनली ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ थोड़ा एआई पे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। आप अपना अपना 5 ईयर फ्यूचर क्या देखते हैं और अपने जो नीश है उसका 5 ईयर फ्यूचर क्या देखते हैं? और उसके बाद मेरे ख्याल 10 ईयर भी ऐड कर दें, 5 ईयर एंड 10 ईयर। ज़्यादा दूर नहीं हम जाते, इतने फिलोसफर तो हम है नहीं है। अच्छा, मैंने कभी ना इतना इन द फ्यूचर प्लान नहीं किया। आई बिलीव कि एक दिन लगता है ब्रदर, अप एंड डाउन, ऐसे बिल्कुल ऐसे। यू नेवर नो। तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि यार 5 ईयर्स में मैं यहाँ, हाँ ऑब्वियसली गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये मेरा माइलस्टोन है, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कोई इस तरह का कोई वो नहीं है कि यार 5 साल बाद मैं ये देखना चाहता हूँ। आई डू नो कि फ्रॉम सम टाइम फ्रॉम नाउ मैं पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ आजकल। मेरा ज़्यादातर जो दिन का टाइम होता है रिसर्च में, जो मैं ऑनलाइन अपना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वो सारा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर होता है। तो पर्सनल फाइनेंस स्पेसिफिकली क्या? पर्सनल फाइनेंस अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो हमें सिखाया जाता है हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मेक मनी। पर्सनल फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन ग्रो योर मनी। आपने 100 रुपीज़ कमाए हैं, आपने उनको 110, 120, 200, 1000, 2000 वो किस तरह करना है। पर्सनल फाइनेंस कि आपने क्या डिसीजंस लेने हैं कि आपके पास जो चीज़ें, आपके पास जो सेविंग्स हैं, आपने उसको ग्रो किस तरह करना है, वर्सेस के अर्निंग भाई 2 जॉब्स कर लो, 3 जॉब्स कर लो, ज़्यादा क्लाइंट्स पकड़ लो, सेविंग्स के यार खर्च ना करो। आई थिंक पर्सनल सारा कुछ होता है आई थिंक फाइनेंस के अंदर, लेकिन आई बिलीव कि जो एक चीज़ जिसमें मैं लैक करता हूँ ना, वो ये लेटर चीज़ है कि हाउ कैन आई मेक माई मनी डू स्टफ दैट मेक्स मनी फॉर मी। तो मैं आजकल इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और इस तरह की चीज़ें। तो इन द करंट अजान हो रही है, ऐसे कि अजान के बाद से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पर्सनल फाइनेंस आप कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे हो लर्निंग के लिए? मैं ज़्यादातर जो मैं सीखता हूँ यूट्यूबर्स हैं। एक इंडियन यूट्यूबर है, उनका नाम मुझे अब कंफर्म नहीं है, वैक्रो मुझे कंफर्म नहीं है, बड़े अच्छे बंदे हैं, हिंदी में ही वीडियोस बनाते हैं। उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ। वो म्यूचुअल फंड्स, ETFs, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग, इस तरह की ना वो फ़ायदे वगैरह पे बात करते हैं। और मैं ये करता हूँ कि मैं डेव रामजे जैसे वो वीडियोस बनाता है, लिसनिंग टू पीपल्स इश्यूज़ और उनको सॉल्व करना, मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। मैं इस तरह के सिनारियोज़ बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, लिसनिंग टू पीपल्स मिस्टेक्स या जो उनके इश्यूज़ होते हैं ना, और फिर मैं देखता हूँ कि यार अच्छा ये बंदा इसमें क्या बेहतर कर सकता था, और इस तरह की चीज़ें। ये इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा अवेयर किया है कि जो हमें लगता है कि यार स्टेट्स के अंदर इतनी हाई पेइंग जॉब है या ब्रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा मनी कॉन्सेप्ट्स ने मेरे क्लियर किए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉक्टर, जो एक बंदा स्टेट्स के अंदर डॉक्टर बन रहा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ही इज़ लिविंग लाइफ, ठीक है। अब रिसेंटली मैं एक वो डेव रैमजी की वीडियो देख रहा था, उसके अंदर अ डॉक्टर वाज अर्निंग $290,000 पर ईयर। दैट इज़ $3 लाख, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। $3 लाख पर ईयर, ठीक है। दैट्स अबाउट $28,000 पर मंथ। बहुत अच्छा साउंड करते हैं वो यार, डॉक्टर है स्टेट्स में, वो पैसा ही पैसा। अब उस बंदे की जो स्टोरी है, ही स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही इज़ 36 years old। उससे पहले जो उन्होंने सारी एजुकेशन की, उन्होंने टॉप आईवी लीग्स, जो टॉप मेडिकल स्कूल्स है, वहाँ से उन्होंने डिग्री की। उसके अंदर उनकी डेथ थी, और दैट वाज अबाउट $1 million and $1.2 million, सब लाइक दैट। उनकी काफ़ी डेथ थी जो उन्होंने करनी थी, और ऑब्वियसली उनकी वाइफ अर्न कर रही थी। 36 years के बाद जाके उन्हें प्रैक्टिशनिंग के इतने पैसे मिलना शुरू हुए। उससे पहले ही वाज जस्ट मेकिंग एनीवेयर इन द लाइक्स ऑफ 20,000 30,000।
तो मतलब मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, मतलब ये सुन के मैं बड़ा होता हूँ कि यार हमें जो लगता है कि वो कौन होंगे, तो उनके मसले देखो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो अर्निंग कर रहे हैं वो भी इस टाइम पे इशू में कि यार मैं डेथ के अंदर हूँ। तो और मैं मैं इस तरह की स्टोरीज़ पे काफ़ी होता ना कि मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ। मेरे क्या 100% मैं श्योर हूँ कि उस पर डेप्थ भी होगा, क्योंकि 36 ईयर्स वो ऑफ कोर्स लर्निंग ही कर रहा है ना, तो ऐसे ही है। डेप्थ भी होगा, फिर वो क्लियर करना है, पता नहीं कब जाके क्लियर होगा। तो या आई थिंक दैट्स गुड। पर्सनल फाइनेंस इज़ इम्पोर्टेंट आई थिंक। और It's वो जो very important. डायरेक्शन जो थी मैं पूछ रहा था 5 साल और 10 years। 10 years is too much. I'd say 5 years बंदा देख लेता है। In 5 years I would like myself to be टू गेट मैरिड। probably इंशाल्लाह। लेकिन in about 5 years ना मैं पसंद करूँगा कि जो मेरी अर्निंग के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंसी है ना ऑफ माई टाइम, राइट नाउ इफ़ आई एम नॉट एट माई डेस्क आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, घर नहीं चलेगा। मेरा ये बहुत ज़्यादा रिलायंस है, मुझे आई हैव टू बी एट माई डेस्क फॉर अबाउट 10 hours 11 hours 9 hours जितना भी है, और फिर जाके घर चलेगा। आई वुड लाइक दिस रेशियो टू कम डाउन एज मच एज इट कैन। ऑब्वियसली पैसिव इनकम इज़ अ मिथ, 100% नहीं होता, लेकिन मैं ये जितना कम कर सकूँ मैं उतना ज़्यादा इन 5 years, जैसे मैं कह रहा था कि जितना ज़्यादा मेरी रिलायंस कम होगी ऑन द अमाउंट ऑफ अर्निंग आई एम डूइंग विद जो मैं टाइम्स लगा रहा हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर, मैं उतना ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल फील करूँगा। और इस चीज़ की जो डेरिवेशन है ना वो ये है कि द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम स्पेंडिंग विद माई फैमिली, कि इवन दो हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, मैं अपने फादर के साथ इतना टाइम नहीं लगा सकता, इतना टाइम बातचीत नहीं कर सकता, बिकॉज़ मेरा काम शुरू होता है 5 PM और मेरा फजर तक काम चलता है, या फजर के बाद अगर मैंने एक्स्ट्रा कोई काम करना है तो मेरे फादर घर आते हैं 7 PM, उनके साथ सिर्फ खाना होता है, उसके बाद मीटिंग्स हैं, उससे पहले मीटिंग्स हैं, काम सारा चल रहा है। मैं वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि इवन दो कि मैं घर हूँ, मैं इतना ज़्यादा फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई गोल्स, जो कि मैं चाहता हूँ कि इन द नेक्स्ट 5 years मेरा ये ज़रा बेहतर हो जाए, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। काम ब्रदर पूरी ज़िंदगी करना है, ऐसा ही। दैट्स ग्रेट। it's not gonna stop. That's great. I think it was a great conversation. Loved it, honestly. मेरे अभी भी ना बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। We should do another podcast and inshallah we'll keep doing podcast. चलता रहा तो अज़म तो पूरा है। और I think it was a great conversation, especially for the first episode. I don't know if I have done my part right. You are a very good host. Take it from me. बहुत आला, तो बहुत सही। सही, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड से। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। तो ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। Thank you so much, guys. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.